BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 171 टू 180 अध्याय 171 पीछा। शून्य में काली और लाल ऊर्जा अनियंत्रित रूप से भड़क उठी, अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए, जिसने गुहे और वहु गाजियन दोनों को घेर लिया। गुहे अपेक्षाकृत ठीक था, लाल लोड्स प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के कारण, जिसने उसे पर्याप्त प्रतिक्रिया समय दिया। एक महत्वपूर्ण क्षण में उसने युद्ध के मैदान को तुरंत छोड़ने के लिए आरोही कदम तकनीक का उपयोग किया। हालांकि वहु गाजियन उसके बहुत करीब हो रही हिंसक ऊर्जा बातचीत के कारण परिणाम से प्रभावित था। एक दबी हुई कराह गूंजी और उसका शरीर लड़खड़ा गया, जल्दी से पीछे हट गया। आकाश में जैसे ही सबसे भयानक ऊर्जा तरंग फैली, वह जंक्शन जहां दो दुर्जय ऊर्जाएं टकराईं, धीरे धीरे शांत हो गया। अंत में वे धीरे धीरे अपने आप ही विलीन हो गईं। भयानक ऊर्जा को आखिरकार एक दूसरे को रद्द करते हुए महसूस करते हुए नीचे पर्वत श्रृंखला में जादुई जानवरों ने आखिरकार राहत की सांस ली। पिछली ऊर्जा तरंग बहुत भयावह थी, अगर कुछ और लोग आते तो शायद पूरी पर्वत श्रृंखला समतल हो जाती। ऊर्जा के धीरे धीरे खत्म होने के साथ ही आसमान में गरजती हवाएं और उमड़ते बादल भी धीरे धीरे कम हो गए। एक काली छाया टिमटिमाई और वहु गाजियन की थोड़ी अस्त व्यस्त आकृति दिखाई दी। खुद को प्रकट करने के बाद एक जोरदार खांसी फूट पड़ी। उसे घेरने वाली घनी काली धुंध तुरंत बहुत पतली हो गई। जाहिर है पिछली ऊर्जा तरंग का उस पर काफी प्रभाव पड़ा था। अरे, इस आदमी के पास इतना भयानक डू स्किल कैसे हो सकता है? आखिर वह कौन है? लाल लोड्स प्लेटफॉर्म पर सफेद कपड़ों में खड़ी दूर की आकृति को देखकर वहु गाजियन का चेहरा बेहद अप्रिय लग रहा था। वहु गाजियन की आंखें चिंतन से चमक उठी। क्या यह आदमी वास्तव में दिव्य फीनिक्स कबीले से हो सकता है? आमतौर पर जो लोग ऐसे उन्नत डू कौशल विकसित करते थे, वे ज्यादातर प्राचीन कुलों या शीर्ष स्तरीय जादुई जानवर परिवारों से आते थे। वहु गाजियन ने गुहे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वर्मिलियन बर्ड सील के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह इसकी भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था, जो पृथ्वी स्तरीय उन्नत डू कौशल से कम नहीं थी। डूक्यूई महाद्वीप पर ऐसी बहुत सी ताकतें नहीं थी जो पृथ्वी स्तरीय उन्नत डू कौशल का उत्पादन कर सकती थी। उसके सामने यह आदमी अगर दिव्य फीनिक्स कबीले से नहीं था, तो शायद किसी प्राचीन परिवार से आया था। केवल इन प्राचीन परिवारों के व्यक्तियों के पास ही ऐसे भयानक साधन होंगे। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा जिसने उसे डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। वहु गाजियन का चेहरा बदल गया। डूक्यूई महाद्वीप में इन प्राचीन परिवारों को छोड़कर ऐसी बहुत सी ताकतें नहीं थी जो सोल हॉल को असहज बनाती हों। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इतना भयानक है। धिक्कार है, यहाँ ऐसे संकी से सामना होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। वहु गाजियन के मन में कई तरह के विचार कौंधे। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद उसने भारी भाव से दूर से गुहे को देखा और कहा, तुम कौन हो? मैं वहु गाजियन हूँ, सोल हॉल का एक पृथ्वी स्तरीय गाजियन। मैंने तुम्हें कभी नहीं उकसाया। तुम मुझे एक निराशाजनक स्थिति में क्यों धकेलना चाहते हो? सोल हॉल के लोग कई अपराधों के दोषी हैं। हर कोई मरने का हकदार है और तुम्हें मारने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। रेड लोड्स प्लेटफॉर्म के भीतर से गुहे की आवाज बेहद उदासीन लग रही थी। तुम? गुहे के शब्दों को सुनकर वहु गाजियन के चेहरे पर उदासी के भाव दिखाई दिए। गुहे के शब्दों से वह समझ गया कि आज सुलह का कोई मौका नहीं है। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष के मन में सोल हॉल के प्रति गहरी नफरत है। इसे भूल जाओ, यह आदमी बिल्कुल नासमझ है। मैं अभी पीछे हट जाता हूँ और जब वह चला जाएगा तो हम उससे निपट लेंगे। वहु गाजियन के मन में विचार कौंधे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने तुरंत पीछे हटने का निर्णायक फैसला किया। जाना चाहते हो? हालांकि जैसे ही वहु गाजियन पीछे हटा, एक ठंडी हंसी तुरंत गूंज उठी। उसके बाद सफेद कपड़ों में एक आकृति चमकी और अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाते ही एक विशाल आग का गोला वहु गाजियन की ओर फट पड़ा। अपने पीछे तीव्र गर्मी महसूस करते हुए वहु गाजियन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से अपना हाथ घुमाया और एक विशाल जंजीर बाहर निकली जो आग के गोले से जोर से टकराए। हालांकि संपर्क के क्षण में पहले की तरह जंजीर सीधे आग के गोले से पिघल गई। कमजोर होने के बावजूद आग के गोले ने अपना तेज हमला जारी रखा। लानत है! अपने शरीर में एक कमजोरी महसूस करते हुए वहु गाजियन के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। उसने पहले जिस अजीब काली गेंद का इस्तेमाल किया था, उसने उसकी बहुत सारी ऊर्जा खा ली थी। अब गुहे की तुलना में वह निस्संदेह नुकसान में था। जैसे ही वह तेजी से पीछे हटा, वहु गाजियन ने फिर से अपना हाथ हिलाया और एक के बाद एक कई विशाल जंजीरें बाहर निकली। वे आग के गोले से इस तरह टकराए जैसे कि एक काला अजगर आग के गोले पर हमला कर रहा हो। इसे कई बार दोहराने के बाद आग का गोला आखिरकार बेअसर हो गया। आसमान में मंडराते हुए गुहे ने वहु गाजियन की ओर देखा, जिसे अपने आग के गोले को रोकने के लिए कई हमलों की जरूरत थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। एक हताश करने वाला प्रयास। बस अपनी मौत को आज्ञाकारी रूप से स्वीकार करो। अगले ही पल गुहे की आंखों में एक भयावह इरादा उभर आया। बिना कुछ कहे 9 अथाह लपटें उसके शरीर से बाहर निकल आईं, जो तेजी से उसके सिर के ऊपर संघनित हो गईं। एक पल में यह एक विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गया, जिसका आकार लगभग दर्जनों झांग था। यह अग्नि ड्रैगन, जो पूरी तरह से 9 अथाह लपटों से संघनित था, एक अत्यंत भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये लगभग एक जीवित ड्रैगन जैसा लग रहा था, जिसकी विशाल आंखों में ज्वलंत लाल रोशनी थी, मानो इसमें बुद्धि हो। जाओ! जैसे ही अग्नि ड्रैगन ने आकार लिया, गुहे ने अपने हाथ से इशारा किया और ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके शब्दों के साथ आकाश में बैठे विशाल का अग्नि ड्रैगन ने अपनी विशाल पूंछ को हिलाया। उसका विशाल शरीर, जो पूरी तरह से 9 अथाह लपटों से बना था, बिजली की चमक में बदल गया और तुरंत वहु गाजियन की ओर दौड़ पड़ा। अपनी ओर बढ़ते हुए फायर ड्रैगन की विशाल बैंगनी लकीर का सामना करते हुए वहु गाजियन का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। अपनी वर्तमान स्थिति में पहले अजीब काली गेंद के साथ काफी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करने के बाद वह निस्संदेह गुहे की तुलना में नुकसान में था। जैसे ही वह हताश होकर पीछे हटा, वहु गाजियन ने अपना हाथ फिर से घुमाया।
कई विशाल जंजीरें बाहर निकली जो एक काले अजगर की तरह दिख रही थी, जो निकट आ रहे फायर ड्रैगन से भयंकर रूप से टकरा रही थी। फिर भी पहले की तरह संपर्क में आने पर फायर ड्रैगन द्वारा जंजीरों को पिघला दिया गया। कमजोर स्थिति के बावजूद फायर ड्रैगन ने अपना अथक पीछा जारी रखा। लानत है, वहू गार्जियन ने महसूस किया कि भयानक गर्मी उसके पीछे आ रही है। तेजी से बढ़ते फायर ड्रैगन को देखने के लिए पीछे मुड़ते हुए उसके दिल की गहराई से डर की लहर फैल गई। अध्याय 172 कब्जा। बूम, एक जोरदार विस्फोट मानो आकाश और पृथ्वी को हिला रहा हो अचानक आकाश में गूंज उठा। उस क्षण नीचे की पूरी पर्वत श्रृंखला हिंसक रूप से कांप उठी, जिससे निम्न स्तर के राक्षसी जानवर भी अप्रत्याशित गड़गड़ाहट की आवाज से चौंक गए। उनके कानों से खून बहने लगा। बैंगनी बादलों की तरह विशाल बैंगनी लपटें आकाश में इकट्ठी हो गईं। धीरे धीरे लपटें फैलने लगी, जिससे अंतरिक्ष में ऊर्जा की दृश्यमान लहरें पैदा हुई, जो एक शांत झील में विशाल पत्थरों को फेंकने की याद दिलाती हैं, जिससे लहरें और दृश्यमान ऊर्जा तरंगे पैदा होती हैं। इस समय गूहे की नजर आकाश में फैलती बैंगनी लपटों पर टिकी हुई थी। लोहे से बने वहू गार्जियन को गूहे से अभी अभी एक भयंकर झटका लगा था और उसके जल्दी ठीक होने की संभावना नहीं थी। हालांकि परिणाम की परवाह किए बिना गूहे ने संभावित भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए इस आदमी को मारने का दृढ़ निश्चय किया था। ऐसे विचारों को ध्यान में रखते हुए गूहे की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। इस व्यक्ति को शांतिपूर्वक जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनेक आंखों की जांच के तहत बैंगनी लपटें फैलती रहीं। एक निश्चित क्षण में बादल जैसी दिखने वाली बैंगनी लपटें अचानक से हिलने लगी। तुरंत ही एक अस्त-व्यस्त आकृति उसमें से निकल गई। वह आकृति हताश दिखाई दे रही थी, उत्तरी क्षितिज की ओर भाग गई। अपने पूर्व अहंकार के मामूली निशान से रहित सोलहॉल गार्जियन ने स्पष्ट रूप से निरंतर हमले के बाद गर्व की राजधानी खो दी थी। गूहे, जो देख रहा था, ने उस क्षण को देखा जब वह गार्जियन प्रकट हुआ और ठंडी हंसी के साथ हंसा। उसकी आकृति हिल गई, आग के एक विशाल स्तंभ में बदल गई जो एक लौ की तरह निकली। कुछ ही पलकों में भागते हुए वह गार्जियन के ठीक सामने प्रकट हुई। मैं सोलहॉल का सदस्य हूँ। यदि तुम मुझे मार देते हो तो सोलहॉल तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। गूहे को उभरते देख वहू गार्जियन ने तेजी से धीमा किया, कठोर स्वर में चिल्लाया। इस समय पतली काली धुंध में लिपटा वहू गार्जियन काफी कमजोर हो गया था। उसकी आभा कम हो गई थी, जो गूहे के पिछले क्रूर प्रहार से हुए गंभीर नुकसान को दर्शा रही थी। गूहे की उदासीन निगाह वहू गार्जियन पर पड़ी और उसकी आंखों में एक हल्की सी व्यंग्यात्मकता दिखाई दी। उसने ठंडे स्वर में कहा, एक शोक संतप्त परिवार का कुत्ता। ठीक है, चूंकि तुम जाने से मना कर रहे हो, इसलिए ये गार्जियन तुमसे मौत तक लड़ेगा। गूहे के उपहास से उत्तेजित होकर वहू गार्जियन गुस्से में दहाड़ उठा। तुरंत उसके शरीर से काली धुंध निकल गई। हालांकि जब सभी को लगा कि वह अंतिम हमला करने वाला है, तो वह अचानक मुड़ा, काली धुंध की आड़ का फायदा उठाते हुए और आकाश के दूसरे हिस्से की ओर भाग गया। भागते हुए वहू गार्जियन पर अपनी उपहास भरी निगाहें टिकाए हुए गूहे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर एक मजबूत पकड़ के साथ उसकी हथेली से एक शक्तिशाली चूषण फूट पड़ा। इस बल के प्रभाव में वहू गार्जियन की भागने की गति अचानक धीमी हो गई। गूहे का शरीर हिल गया और वह सीधे उसके पीछे दिखाई दिया। उसकी पीठ पर एक भयंकर हथेली का प्रहार किया। प्रभाव ने वहू गार्जियन को फिर से लड़खड़ाते हुए देखा। इसके बाद उसके शरीर के चारों ओर का काला कोहरा एक बार फिर से पतला हो गया। उसकी वर्तमान स्थिति में डू-1 स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे आसानी से वश में कर सकता था। वहू गार्जियन को पूरी तरह से घायल करने के बाद गूहे ने उपहास किया। उसने हाथ बढ़ाया और जोरदार बैंगनी लपटें बाहर निकली, जिससे एक विशाल ज्वाला जाल बन गया जिसने वहू गार्जियन को घेर लिया। बैंगनी ज्वाला जाल ने वहू गार्जियन को जकड़ते हुए एक बेड़ी की तरह काम किया। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, ज्वाला जाल से मुक्त होना असंभव लग रहा था। इसके बजाय वह केवल एक फंसे हुए जानवर की तरह गुस्से और हताशा में दहाड़ सकता था। अपने दाहिने हाथ में ज्वाला जाल के साथ गूहे की आकृति हवा में चमकती हुई चली गई। कुछ ही पलक झपकते ही वह पर्वत श्रृंखला के भीतर एक निश्चित स्थान पर उतर गया। अपनी चोटों की गंभीरता के कारण वहू गार्जियन के पास गूहे के सामने प्रतिरोध करने की कोई जगह नहीं थी। ज्वाला जाल में फंसे वहू गार्जियन को देखकर गूहे ने राहत की सांस ली। इतने प्रयास के बाद वह आखिरकार सोलहॉल के इस आदमी से निपट गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतनी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अभी भी जोर से दहाड़ने की ताकत रखता है। गूहे ने वहू गार्जियन को देखा जो ज्वाला जाल में हंगामा कर रहा था, कुछ आश्चर्य के साथ। गूहे ने एक पल के लिए वहू गार्जियन को देखा, फिर भौहें सिकुड़ी, अपना दाहिना हाथ कस लिया और ज्वाला जाल जल्दी से सिकुड़ गया। ये वहू गार्जियन के शरीर से चिपक गया, जिससे कई तरह की चटकने वाली आवाजें निकली और वहू गार्जियन ने भी कई तरह की विलापपूर्ण चीखें निकाली। जैसे जैसे ज्वाला जाल की शक्ति कम होती गई, वहू गार्जियन के शरीर पर काली धुंध पतली होती गई। एक पल के बाद यह आखिरकार पूरी तरह से छंट गई। काली धुंध के छंटने के साथ वहू गार्जियन का असली रूप आखिरकार सामने आया। ऊर्जा झिल्ली के भीतर एक थोड़ी सी भ्रामक आत्मा धीरे धीरे तैर रही थी। हालांकि यह आत्मा अब इतनी पारदर्शी और अलौकिक दिखाई दे रही थी मानो ये गंभीर रूप से घायल अवस्था में प्रवेश कर गई हो। सोलहॉल गार्जियन की कमजोर आत्मा को देखते हुए गूहे स्तब्ध रह गए। एक आत्मा शरीर। गूहे ने वहू गार्जियन की कमजोर आत्मा को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हाफ सटिक डू वेनेरेट की ताकत के बराबर यह सोलहॉल पावरहाउस सिर्फ एक आत्मा निकला। मूल रचना को पढ़ने के बाद गूहे को इस पहलू की कुछ समझ थी। चूंकि सोलहॉल का नाम आत्मा के नाम पर रखा गया था और शक्तिशाली आत्मा निकायों को लक्षित किया गया था, इसलिए इस रहस्यमय संगठन का आत्माओं से महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए। शायद सोलहॉल के कुछ मजबूत सदस्य भी आत्मा निकाय थे। गूहे समझ गया कि सोलहॉल आत्मा शक्ति से निपटने के लिए आत्मा निकायों का उपयोग करता है। ये ध्यान देने योग्य है कि साधारण डू की हुई आत्मा निकायों को घातक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
अन्य आत्मा निकायों को पकड़ने या उनसे निपटने के लिए सबसे अच्छे शिकारी भी इसी तरह के रूप के आत्मा निकाय होते हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो सोल हॉल तुम्हें जाने नहीं देगा। वहू गार्जियन अभी भी गूही को एक भयंकर नजर से घूर रहा था, भले ही वह उनके हाथों में था। उसकी दुश्मनी अभी भी काफी तीव्र थी। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अभी भी मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। गूही ने निडरता से ऊर्जा झिल्ली में हाथ डाला, वहू गार्जियन की आत्मा को छुआ और मुस्कुराया। ये देखकर कि गूही ने इतना साहसी होने की हिम्मत की, वहू गार्जियन की आंखों में एक भयावह भाव चमक उठा। उसने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और एक छोटी काली चेन रहस्यमय तरीके से प्रकट हुई, फिर गूही के हाथ की ओर बढ़ी। हंफ, वहू गार्जियन की हरकतों को देखकर गूही ने सूंघी। उसने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और एक अदृश्य बैंगनी लौ अचानक उसकी हथेली में दिखाई दी, जो सीधे वहू गार्जियन की ओर बढ़ रही थी। अंतर्निहित लौ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ी और सीधे वहू गार्जियन की आत्मा से टकरा गई। जैसे ही बैंगनी लपटों ने वहू गार्जियन की आत्मा को छुआ, गाढ़ा सफेद धुआं और चटकने की आवाजें फूट पड़ी। उसके बाद उसके मुंह से एक हड्डी भेदी चीख निकली। अरे, ये किस तरह की लौ है? ये सीधे आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। अध्याय 173 पूछताछ। वहू गार्जियन को देखकर, जो नॉर्थहार्ड वाला के झुरमुट से जलने के कारण इधर उधर उछल रहा था, गूही ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह नॉर्थहार्ड वाला वास्तव में आत्मा को सीधे नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि किसी भी ऊर्जा या क्यूई के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से आत्मा को नुकसान पहुंच सकता है, निस्संदेह नॉर्थहार्ड वाला ऐसी चीज थी जिससे आत्मा वास्तव में डरती थी। गूही की नॉर्थहार्ड वाला के जलने के कारण पहले से ही बुरी तरह घायल वहू गार्जियन को और भी अधिक नुकसान पहुंचा। उसकी आत्मा लगभग पारदर्शी लग रही थी, मानो वह किसी भी क्षण शून्य में बदल सकती है। वहू गार्जियन को शून्य होने की कगार पर देखकर गूही ने अपना हाथ हिलाया और नॉर्थहार्ड वाला धीरे धीरे विलीन हो गई। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली, इशारा किया और एक सक्शन बल ने सीधे वहू गार्जियन की आत्मा को बोतल में खींच लिया। उसने अपनी उंगलियों पर आग की लिपटों से बोतल को सील कर दिया। बोतल को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए गूही ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब तक वह इस आदमी को पकड़ लेता, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता। वहू गार्जियन के बिना वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट के भीतर अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता था। नीचे नष्ट हुए पहाड़ों को देखते हुए गूही ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसकी आकृति शून्य में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद गूही आंगन में वापस आ गया था। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए गूही ने वहू गार्जियन की आत्मा वाली जेड बोतल निकाली। जैसे ही उसकी नजर बोतल पर पड़ी, गूही की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त किया और पूरे कमरे को सुरक्षित रूप से सील कर दिया। ड्रू पूर्वज के तरीके बेहद रहस्यमय थे और गूही स्वाभाविक रूप से थोड़ा सावधान महसूस कर रहा था। हालांकि वह वर्तमान में बुरी तरह घायल था, लेकिन वह ड्रू पूर्वज की शक्तिशाली सेना के पलटवार को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता था। हालांकि वहू गार्जियन के शीर्ष पर भी वह इसे दबा सकता था। अब जब तक वह सावधान रहे, केवल आत्मा ही बची हुई है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपने हाथ में जैड की बोतल को देखते हुए गूही ने बोतल के मुंह को छुआ। अदृश्य लपटों का उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम होता गया जब तक कि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया। जैसे ही लपटें गायब हुई, एक भ्रामक आत्मा जल्दी से बाहर निकली, बेताब होकर छत की ओर भागी। गूही ने अपनी उंगली हिलाई और छत के ऊपर एक अदृश्य लौ अवरोध अचानक दिखाई दिया। भ्रामक आत्मा उससे टकरा गई, एक तेज आवाज के साथ फट गई। जल्द ही एक दयनीय चीख गूंज उठी। लौ अवरोध में भागती हुई भ्रामक आत्मा को देखकर गूही मन मन मुस्कुराया। उसने हाथ की मोहरें बनाई और अदृश्य लौ अवरोध धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले आत्मा को लपेटते हुए सटीक रूप से नीचे उतरा। हे वहू गार्जियन, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? लौ ढाल में छिपे सतर्क वहू गार्जियन को देखकर, जो आसपास की लौ अवरोध को छूने से डर रहा था, गूही ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरी पहचान जानते हो? गूही ने अनजाने में वहू गार्जियन की पहचान प्रकट कर दी थी, जिससे वहू गार्जियन चौंक गया और अविश्वसनीय रूप से गूही को देखने लगा। इस समय गूही ने लाल कमल मंच की आड़ में अपना असली चेहरा दिखाया। क्या तुम गूही हो? गूही के कुछ हद तक परिचित चेहरे को घूरते हुए वहू गार्जियन ने अविश्वास से भरी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। छठी कक्षा के किमियागर के रूप में गूही लंबे समय से वहू गार्जियन द्वारा लक्षित थे। दिखने में थोड़े से बदलाव के बावजूद उसे वहू गार्जियन ने आसानी से पहचान लिया। इस समय वहू गार्जियन का दिमाग एक तूफानी समुद्र की तरह था, जो उसकी सारी जानकारी को उलट रहा था। गूहे डू इंसिस्ट क्षेत्र में छठी कक्षा का किमियागर इतना शक्तिशाली हो गया था। ये संभव नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। वहू गार्जियन ने गूहे को घूर कर देखा, इस दृश्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वहू गार्जियन की आंखें तेज हैं, वास्तव में यह मैं ही हूँ, गूहे। वहू गार्जियन के आरोप का सामना करते हुए गूहे ने कोई आपत्ति नहीं की और सीधे स्वीकार कर लिया। गूहे, तुम वास्तव में कौन हो? गूहे को स्वीकार करते हुए देखकर वहू गार्जियन शांत हो गया। इस समय उसके दिमाग में कई तरह के विचार कौंधे और उसने गूहे की असली पहचान के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया। प्राचीन परिवार, कीमिया टॉवर, या शायद एक शीर्ष स्तरीय जानवर जाति का परिवार। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के मानद बुजुर्ग के रूप में गूहे की मूल स्थिति के लिए वहू गार्जियन ने पहले ही इसे अपने दिमाग से निकाल दिया था। एक शक्तिशाली ड्रू पूर्वज, विशेष रूप से एक उच्च स्तरीय स्वेच्छा से एक छोटे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का मानद बुजुर्ग बन गया। ये हास्यास्पद था। वहू गार्जियन के सवालों का सामना करते हुए गूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वहू गार्जियन, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं इतने सालों से क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में हूँ। ये देखकर कि गूहे इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, वहू गार्जियन ने अब और जोर नहीं दिया। उसके दिमाग में गूहे को क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में छिपे किसी अन्य कबीले का एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। आखिर तुम क्या चाहते हो? सोल हॉल के सभी रक्षकों के सोल हॉल में आत्मा के निशान हैं। अगर तुम मुझे मारोगे तो यह निश्चित रूप से देखा जाएगा और सोल हॉल के प्रवर्तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
एक पल की खामोशी के बाद वहू गार्जियन ने गूही को घूरते हुए जोर से गुर्राया। मुझे इस तरह की धमकी मत दो। वहू गार्जियन की धमकी के बारे में गूही ने स्पष्ट रूप से इसे नहीं माना। उसने उदासीनता से कहा, भले ही आत्मा का निशान बचा हो तो क्या सोल हॉल ये निर्धारित कर सकता है कि मैंने तुम्हें मारा है? चिंता मत करो, मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जब तक वहू गार्जियन सच बोलता रहेगा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। गूही ने न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया, मुस्कुराते हुए। इन शब्दों पर वहू गार्जियन की आंखें चमक उठी, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम क्या जानना चाहते हो? मुझे सोल हॉल की कई हॉल से जुड़ी जानकारी बताओ। गूही एक कुर्सी पर बैठ गया और धीरे से पूछा, सोल हॉल की जानकारी? वहू गार्जियन हैरान रह गया। उसने गूही को आश्चर्य से देखा। ज्यादातर लोग उनसे बचते रहे, लेकिन इस आदमी ने इस जानकारी के बारे में सक्रिय रूप से पूछताछ करने की हिम्मत की। बच्चे, तुम में वाकई हिम्मत है। यह मत सोचो कि थोड़ी सी ताकत तुम्हें घमंडी बना सकती है। सोल हॉल की नजर में तुम्हें खत्म करना बस एक आसान काम है। अगर तुम समझदार हो तो मुझे जल्दी जाने दो, वरना। वहू गार्जियन के बोलने से पहले उसके चारों ओर अदृश्य ज्वाला अवरोध अचानक सिकुड़ गया, आखिरकार उसकी आत्मा से चिपक गया। चिलचिलाती गर्मी के कारण उसके शरीर से एक तीखी आवाज निकली और एक तीखी चीख फिर से गूंज उठी। लगभग आधे मिनट तक भूनने के बाद लपटी धीरे धीरे पीछे हट गई और पीछे एक बेहद कमजोर आत्मा रह गई। गूही ने वहू गार्जियन की ओर उदासीनता से देखा और सपाट लहजे में कहा, यह वह जवाब नहीं है जो मैं चाहता हूँ। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, और तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें पर्याप्त दर्द का आनंद लेने दूंगा। तुम गूही पर एक नाराज नजर रखते हुए और अपने चारों ओर जलती हुई अदृश्य लौ की बाधा को देखते हुए वहू गार्जियन की आंखों में एक डर का भाव दिखाई दिया। बहुत देर बाद उसने अनिच्छा से कहा, आप क्या जानकारी जानना चाहते हैं? गूही ने धीरे से पूछा, सोल हॉल वास्तव में कितना शक्तिशाली है? इन शब्दों पर वहू संरक्षक की आंखों में एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। उसने कहा, ये प्रश्न पूछते हुए क्या तुम्हें मारा जाने का डर नहीं है? आत्मा हॉल में 7 स्तर हैं, बस रक्षकों के बीच 3 स्तर हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और मानव। मैं सिर्फ एक मानव स्तर का संरक्षक हूँ, और संरक्षकों के ऊपर उच्च स्थिति वाले पूजनीय बुजुर्ग हैं। उनकी ताकत यहाँ तक कि पूरे डूकी हुई महाद्वीप में भी शायद ही कभी प्रतिद्वंद्वी हो। सिर्फ इसलिए अभिमानी मत बनो कि तुम्हारे पास दो पूर्वज की ताकत है। हमारे आत्मा हॉल की आंखों में तुम्हें केवल एक छोटे से शाखा हॉल की आवश्यकता है, और यह सीधे तुम्हें खत्म कर सकता है। वहू संरक्षक के शब्दों को सुनकर भले ही गूही ने मूल कार्य पड़ा था, वह थोड़ा तैयार महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अब वहू संरक्षक के शब्दों को सुनकर उसकी आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। आत्मा हॉल की शक्ति वास्तव में भयानक थी। दो पूर्वज स्तर के शक्तिशाली विशेषज्ञ केवल निम्नतम श्रेणी के रक्षक थे। उच्च श्रेणी के लोगों के बारे में क्या? ऐसा लगता है कि उसे अभी भी छिपना जारी रखना होगा। अगर उसकी पहचान समय से पहले उजागर हो जाती है तो यह आपदा ला सकता है। इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपके कितने लोग हैं? गूही ने हल्के से मेज पर थपथपाया और धीरे से पूछा। सोल हॉल में लोगों की हरकतें रहस्यमयी है और उनसे बच पाना मुश्किल है। अगर वह उनके ठिकाने को समझ सकता है तो गूही के पास उनसे एक एक करके निपटने का तरीका है। मुझे इस बारे में नहीं पता। हमारे सोल हॉल के लोग हमेशा रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आयरन नामक एक संरक्षक से निपटने के अलावा मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानता। वहू संरक्षक ने सच्चाई से जवाब दिया। आयरन संरक्षक? इन शब्दों पर गूही की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और वह बोल पड़ा, क्या आप चू साम्राज्य के किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं? क्या आपने उसे देखा है? गूही का जवाब सुनकर वहू गार्जियन का दिल उछल पड़ा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। गूही कहाँ से आया था? न केवल वह अपनी पहचान जानता था, बल्कि अब वह आयरन गार्जियन की पहचान भी जानता था। यदि गूही द्वारा दिखाए गए बिल्कुल अलग तरीके न होते तो वहू गार्जियन को संदेह होता कि गूही भी सोल हॉल से आया है। आपको बहुत कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बस मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दें। वहू गार्जियन को फिर से सवाल पूछते देख गूही ने उदासीनता से भौहें सिकुड़ी। जैसे ही उसने बात की, आसपास की जलती हुई लपटें धीरे धीरे पास आ गईं। ये दृश्य देखकर वहू गार्जियन के हाव भाव बदल गए और वह बोलने से खुद को रोक नहीं सका। रुको, मैं बात करता हूँ। वह आयरन गार्जियन भी मेरी तरह गार्जियन स्तर का है। हालांकि वह केवल मानव स्तर का गार्जियन है, जबकि मैं पृथ्वी स्तर का गार्जियन हूँ। क्या आपके पास संपर्क करने के लिए कोई उच्च अधिकारी नहीं है? गूही ने जवाब में पूछा। मुझे याद है कि सोल हॉल आत्मा को पकड़ने वाले कार्य सौंपता है। आप आमतौर पर अपने कार्यों की रिपोर्ट करने के लिए कहाँ जाते हैं? हर बार जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास एक निर्धारित कार्य कोटा होता है जिसे एक निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। हमें रिपोर्ट करने के लिए मुख्यालय लौटना होगा। हालांकि सोल हॉल में महाद्वीप पर कई शाखा हॉल हैं और वे स्थान जहां हम अपनी आत्माओं की रिपोर्ट करते हैं ये शाखा हॉल हैं। क्या आप कई शाखा हॉल के स्थानों को जानते हैं? गूही ने दबाव डालना जारी रखा। 2. हर बार जब हम किसी मिशन पर निकलते हैं तो एक मानव स्तर का संरक्षक केवल एक शाखा हॉल का स्थान जानने के लिए योग्य होता है, जबकि एक पृथ्वी स्तर का संरक्षक 2 और एक स्वर्ग स्तर का संरक्षक 3 जान सकता है। वह संरक्षक ने उत्तर दिया, उसके चारों ओर घूमती लिपटों पर एक गुप्त नजर डालते हुए। तीव्र गर्मी को महसूस करते हुए वो संरक्षक की आत्मा थोड़ी कांप उठी, क्योंकि वह अनिच्छा से बोल रहा था। एक पृथ्वी स्तर के संरक्षक के रूप में आपको 2 शाखा हॉल के स्थानों को जानना चाहिए, है ना? वे कहाँ हैं? गूही ने संकुचित आंखों से धीरे से पूछा। अपने दांतों को काटते हुए वहू गार्जियन ने अपना सिर हिलाया। ये सोल हॉल का रहस्य है। अगर उजागर हुआ तो मेरी किस्मत तुम्हारे हाथों मरने से ज्यादा बेहतर नहीं होगी। गूही की जेट ब्लैक आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी जब उसने अपना हाथ कस लिया, जिससे अदृश्य अवरोध वहू गार्जियन के चारों ओर कसकर सिकुड़ गया। तीव्र दर्द के साथ फुफकारने की आवाजें भी आई और वहू गार्जियन की हताश चीखें फिर से गूंज उठी।
तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो आपकी लिप्टों को सहो और अभी मर जाओ, या प्रार्थना करो कि तुम्हारी जानकारी लीक होने की बात सोल हॉल को पता न चले। बूहे ने सफेद धुएं में लिपटे वहू गार्जियन को देखते हुए उदासीनता से कहा। तुम कमीने, ठीक है, मैं बात करूंगा, मुझे जाने दो। वहू गार्जियन ने अभी अभी शाप दिया था और अदृश्य लिप्टों का तापमान अचानक बढ़ गया। बहुत दर्द में वह जल्दी से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर संकुचित और अवरोध धीरे धीरे फैल गया, जिससे लंगड़ा और कमजोर आत्मा प्रकट हुई। मुझे जिन दो शाखा हॉलों के बारे में पता है, उनमें से एक चू साम्राज्य से बहुत दूर त्यानिक्सन साम्राज्य में महाद्वीप के केंद्र के पास और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के साथ जंक्शन पर स्थित है। इसे त्यानज़ेंग गॉज कहा जाता है। दूसरा ब्लैक हॉर्न डोमेन में है। वहू गार्जियन की आत्मा थोड़ी कांप उठी जब वह अनिच्छा से बोला, त्यानिक्सन साम्राज्य में त्यानज़ेंग गॉज और ब्लैक हॉर्न डोमेन। इन शब्दों पर बूहे ने अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव के साथ धीरे से बड़बड़ाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक हॉर्न डोमेन में सोल हॉल की शाखा होगी। बूहे के चेहरे पर अजीब भाव देखकर वहू गार्जियन ने सोचा कि यह आदमी सोल हॉल का ध्यान आकर्षित कर रहा है और वह भयभीत होने से खुद को रोक नहीं सका। बूहे, ऐसा मत सोचो कि हमारे सोल हॉल के शक्तिशाली लोगों से निपटने के लिए थोड़ी ताकत होना ही काफी है। क्या आप हमारे सोल हॉल की नींव जानते हैं? क्या आप हमारे सोल हॉल के भगवान की ताकत जानते हैं? वहू संरक्षक ने कुछ आत्मविश्वास की कमी के साथ सवाल किया। बूहे ने वहू संरक्षक को ठंडे अंदाज में देखा। क्या आपने सोल हॉल के भगवान को देखा है? बूहे काफी हैरान था। वहू संरक्षक सिर्फ एक छोटा सा पृथ्वी स्तर का संरक्षक था, उसके पास सोल हॉल के भगवान से निपटने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। बूहे का सवाल सुनकर वहू संरक्षक की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। काफी देर बाद उसने व्यंग्य किया, भगवान रहस्यमय और अप्रत्याशित हैं। मेरे जैसे निम्न मानव स्तर के संरक्षक का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर के संरक्षक भी शायद ही कभी उन्हें देख पाते हों। पूरे सोल हॉल में कुछ आदरणीय बुजुर्गों और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर कोई भी भगवान की असली ताकत नहीं जानता। हे, लेकिन सोल हॉल को इतने बड़े पैमाने पर विकसित करने में सक्षम होने के लिए भले ही आप अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करें, आप बता सकते हैं कि भगवान की ताकत कितनी भयानक है। सच कहूं तो तुम लोगों में इतनी योग्यता भी नहीं है कि ऐसे शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों के संपर्क में आ सको। अगर तुम फिर से भूलने का दर्द नहीं सहना चाहते तो बस मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे बाकी शब्द तुम्हारे पेट में सड़ सकते हैं। बूहे की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थी। जब उसने उसे देखा, फिर से पूछा, तुम्हारे और युनशान के बीच हुए लेन देन के बारे में विस्तार से बताओ। युनशान। बूहे की बातें सुनकर वहू गार्जियन ने अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी वास्तव में सब कुछ जानता था। अपने दिल में आह भरते हुए वहू गार्जियन ने अनिच्छा से कहा, युनशान ने पहले ही ब्लड सोल पिल ले ली है। जब वह डू इंसिस्ट क्षेत्र में घुस जाएगा तो वह 3 चीजों में मेरी मदद करेगा। बेशक अगर वह घुसने में विफल रहता है तो मैं उसकी आत्मा लेने का अवसर लपक लूंगा। सुनने के बाद बूहे ने शांति से पूछा, ब्लड सोल पिल क्या है? अध्याय 174, रक्त आत्मा की गोली। बूहे ने उदासीनता से पूछा, रक्त आत्मा की गोली क्या है? ये सुनकर वहू संरक्षक जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। रक्त आत्मा की गोली हमारे आत्मा हॉल द्वारा विकसित एक अजीबोगरीब अमृत है। ये डपूर्वज क्षेत्र से नीचे के लोगों की ताकत को जबरन बढ़ा सकता है। बेशक डपूर्वज क्षेत्र से ऊपर के लोगों के लिए रक्त आत्मा की गोली भी साधना बढ़ाने का प्रभाव डालती है। इस बिंदु पर बोलते हुए वहू संरक्षक ने बूहे की ओर देखा। उसके स्वर में चापलूसी का भाव था। बूहे, मेरे पास यहाँ 2 रक्त आत्मा की गोलियां हैं। यदि आप उन्हें लेना चाहते हैं तो मैं उन्हें आपको दे दूंगा। ये सुनकर बूहे वहू संरक्षक की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखों में निर्णय का एक निशान था। थोड़ी देर बाद जब वहू गार्जियन को बूहे की निगाहों के नीचे अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुई तो बूहे की आवाज धीरे से गूंजी, उन्हें हिलाओ। बूहे के शब्दों को सुनकर वहू गार्जियन थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उन्हें तुरंत तुम्हें दे दूंगा। वहू गार्जियन की अधीर उपस्थिति को देखकर बूहे की आंखों में ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। इसके बाद वहू गार्जियन ने एक हाथ की मोहर बनाई और उसकी हथेली में एक जैड बोतल दिखाई दी। बूहे, ब्लड सोल पिल्स इस बोतल के अंदर हैं। वहू गार्जियन ने ब्लड सोल पिल्स बूहे को सौंप दी। जब बूहे ने वहू गार्जियन को जैड बोतल निकालते देखा तो उसकी आंखों में एक असामान्य रंग दिखाई दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस आदमी पर कोई स्टोरेज आइटम नहीं देखा। ऐसा लगता है कि यह ब्लड सोल पिल काफी कीमती है। बिना कुछ बोले बूहे ने सीधे हाथ बढ़ाया और वहू गार्जियन के हाथ से जैड की बोतल ले ली। धमाका। बूहे ने सीधे बोतल का ढक्कन खोला और तुरंत ही एक समृद्ध ऊर्जा का उतार चढ़ाव निकला। बूहे ने अनजाने में सूंघकर अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने वास्तव में इस ब्लड सोल पिल में खून और मांस की एक तेज गंध महसूस की। सोल हॉल के लगातार भयावह तरीकों के बारे में सोचते हुए बूहे ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस ब्लड सोल पिल की रिफाइनिंग विधि भी बेहद दुष्ट थी। वहू गार्जियन ने घबराकर बूहे के हाव भाव देखे और पूछा, बूहे, इस ब्लड सोल पिल के बारे में क्या ख्याल है? एक डूपूर्वज स्तर के गार्जियन के रूप में मैं हर साल 2 ब्लड सोल पिल प्राप्त कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो भविष्य में मुझे मिलने वाली सभी ब्लड सोल पिल आपकी होंगी। वहू गार्जियन ने वादा किया, उम्मीद करते हुए कि ब्लड सोल पिल के कारण बूहे उसे जाने देगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बूहे की नजर में ये ब्लड सोल पिल कुछ खास नहीं थी। वहू गार्जियन की बातें सुनने के बाद बूहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहू गार्जियन को अर्थपूर्ण नजर से देखते हुए उसने धीरे से कहा, वहू गार्जियन, मत भूलना मैं भी एक कीमियागर हूँ। बूहे की बातें सुनकर वहू गार्जियन का दिल उछल पड़ा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। बूहे की याद दिलाने के बाद उसे याद आया कि उसके सामने वाला व्यक्ति अभी भी 6ठी कक्षा का कीमियागर है। ये सोचकर वहू गार्जियन को कुछ बुरा लगा। ब्लड सोल पिल वास्तव में आपकी साधना को बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप कमियों को समझाना भूल गए। बूहे ने ब्लड सोल पिल वाली जेड बोतल पकड़ी। वहू गार्जियन को देखते हुए उसकी निगाहें ठंडी थी।
मैं नहीं समझ पाया कि आपका क्या मतलब है। ब्लड सोल पिल हमारे सोल हॉल का खजाना है, इसमें कमियां कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर वहू गार्जियन के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसकी आंखों में थोड़ी सी टालमटोल दिखी। हालांकि उसने फिर भी खुद को समझाने के लिए मजबूर किया। वहू गार्जियन के जिद्दी इनकार को सुनकर बूही ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना दाहिना हाथ कस लिया और एक शक्तिशाली ज्वाला ने वहू गार्जियन को घेर लिया। लपटों को अपने पास आते देख वहू गार्जियन के हाव भाव में अचानक परिवर्तन आया, जिससे उसके चेहरे पर भय का भाव प्रकट हुआ। प्रतिक्रिया करने के बाद वह जल्दी से चिल्लाया, रुको, मैं बात करूंगा। ये सुनकर बूही के विचार बदल गए और झुलसती लपटी तुरंत वहू गार्जियन के सामने रुक गई और आगे बढ़ना बंद कर दिया। अपने पूरे शरीर में झुलसने की अनुभूति महसूस करते हुए वहू गार्जियन ने जल्दी से कहा, ब्लड सोल पिल लेने के बाद यह आत्मा में रक्त अभिशाप छोड़ देगा, जिससे आप किसी भी समय उसके जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकेंगे। अध्याय 174 ब्लड सोल पिल। यदि कोई ब्लड सोल पिल लेने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता है तो वह सीधे विस्फोट करके मर जाएगा। पूरे शरीर का रक्त और मांस रक्त अभिशाप द्वारा अवशोषित हो जाएगा, जिससे एक नई ब्लड सोल पिल बन जाएगी। बूही की धमकी के तहत वहू गार्जियन ने अपनी जान बचाने के लिए किसी और चीज की परवाह नहीं की और सीधे ब्लड सोल पिल के प्रभावों और कमियों के बारे में बताया। जल्दी करो। अपनी सारी जानकारी उगलने के बाद वहू गार्जियन ने अपने चारों ओर लगी आग की लिपटों को देखा और बूही की ओर विनती भरी नजरों से देखा। ये देखकर बूही के विचार बदल गए और लपटें तुरंत गायब हो गईं। ब्लड सोल पिल, ब्लड शाप। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोल हॉल ऐसी चीजें पैदा करेगा। बूही ने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा, फिर वहू गार्जियन की ओर देखा और पूछा, क्या आप इस ब्लड सोल पिल की शोधन विधि जानते हैं? वहू गार्जियन ने इन शब्दों पर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ब्लड सोल पिल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ एक छोटा पूर्वज स्तर का गार्जियन हूँ, मैं शोधन विधि कैसे जान सकता हूँ? बूही के असंतुष्ट भाव को देखकर वहू गार्जियन ने जल्दी से कहा, लेकिन लॉर्ड वेनेरेट युनशान को पता होना चाहिए। लॉर्ड वेनेरेट युनशान। बूही ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। सोल हॉल में लॉर्ड वेनेरेट बनने के लिए साधना स्तर कम से कम 2 वेनेरेट दायरे में होना चाहिए। ऐसा अस्तित्व ऐसा नहीं था जिससे वह अभी निपट सके। सफलता। बूही ने युनशान के बारे में सोचा, जिसने पहले ही रक्त आत्मा की गोली ले ली थी। रक्त आत्मा की गोली लेने के बाद अगर रक्त अभिशाप सक्रिय नहीं होता है तो क्या कोई अन्य प्रभाव होता है? बूही ने वहू संरक्षक की ओर देखा और धीरे से पूछा। पिछली धमकी के तहत वहू संरक्षक ने इस बार संकोच नहीं किया। उसने ईमानदारी से कहा, रक्त आत्मा की गोली लेने के बाद भविष्य में सफलता की कोई संभावना नहीं होगी जब तक कि आत्मा में रक्त अभिशाप को हटा नहीं दिया जाता है। सफल होने की कोई संभावना नहीं। बूही का चेहरा थोड़ा बदल गया। इसका मतलब यह था कि भले ही यूनियन डू वेनेरेट क्षेत्र में सफल हो जाए, लेकिन भविष्य में आगे सफलता की कोई संभावना नहीं होगी। रक्त अभिशाप को हटाओ। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वर्गीय ज्वाला प्रभावी होगी। अगर ऐसा है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। एक पल में बूही के दिमाग में कई तरह के विचार कौंध गए। उस समय उन्होंने अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में प्रथम स्थान जीता था और यह युनशान ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें भर्ती किया था और उन्हें अनूठे लाभ प्रदान किए थे। यह युनशान का समर्थन ही था कि बूही जल्दी ही 6ठी कक्षा के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गया। बूही के लिए युनशान के मन में कृतज्ञता की भावना थी। अगर उसके पास क्षमता होती तो वह दूसरे पक्ष की मदद करने से गुरेज नहीं करता। इसके अलावा युनशान की पहचान यून के शिक्षक के रूप में होने के कारण बूही के पास चुप रहने का कोई कारण नहीं था। अगर यून को पता होता कि वह चुपचाप खड़ा रहा है तो वह शायद उससे नफरत करती। ठीक है, चलो इस पुराने संप्रदाय के गुरु से मिलने का अवसर ढूंढते हैं। बूही ने चुपके से एक निर्णय लिया। फिर उसने अपने हाथ में रक्त आत्मा की गोली को भंडारण की अंगूठी में डाल दिया और बाद में उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद बूही ने वहू संरक्षक की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। वहू संरक्षक, एक बंदी के रूप में आपको एक बंदी की तरह जागरूक होना चाहिए। अपने शरीर पर अच्छी चीजों को छिपाना बेहतर नहीं है। अचानक बूही की बात सुनकर वहू संरक्षक थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? कौन सी चीजें? बूही का चेहरा उदासीन था। ऐसा लगता है कि वहू गार्जियन अभी भी भ्रम पाल रहा है। अभी अभी जब वहू गार्जियन ने ब्लड सोल पिल निकाली थी तब का दृश्य उसे दिखाई दिया। जाहिर है कि इस आदमी में अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें छिपी हुई थी। अध्याय 175 आत्मागुप्त तकनीक। जैसे ही बूही के शब्द गिरे उसने फिर से वही रणनीति अपनाई और झुलसाने वाली लपटें एक बार फिर वहू गार्जियन की ओर बढ़ी। यह महसूस करते हुए वहू गार्जियन की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसकी आंखों में भय की एक चमक थी, लेकिन उसने फिर भी जोर देकर कहा, बूहे, मेरे पास वास्तव में कोई खजाना नहीं है। बूही की अभिव्यक्ति उदासीन रही। चूंकि तुम कहना नहीं चाहते तो बेहतर है कि कभी न कहो। इसके साथ ही वहू गार्जियन को घेरने वाली लपटें और भी करीब आ गईं। वहू गार्जियन ने विनती की, मैं तुमसे विनती करता हूँ बूहे, मेरी जान बख्श दो। उसकी विनती से अप्रभावित बूही ने वहू गार्जियन की आंखों में हत्या के इरादे का संकेत देखा। बूही से निकलने वाली हत्या की मंशा को समझते हुए वहू गार्जियन आखिरकार टूट गया और जल्दी से चिल्लाया, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। एक बार जब उसने बात की तो वहू गार्जियन के चारों ओर का आभामंडल तुरंत और अधिक कमजोर हो गया, रहने की कगार पर। ये सुनते ही बूही ने आसपास की लपटों को बुझा दिया। वहू गार्जियन एक पल के लिए अचंभित होकर बैठा रहा, फिर झिझकते हुए हाथ की मोहर बना ली। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया, मानो वह बहुत पीड़ा सह रहा हो। थोड़ी देर बाद उसके भीतर एक धूसर धुंध उभरी। धूसर धुंध को देखते हुए वहू गार्जियन की आंखों में पीड़ा के निशान दिखाई दिए। उसके मानसिक आदेश का पालन करते हुए धुंध बूही की ओर तैरने लगी। बूही ने अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त किया, धूसर धुंध को ढंक लिया और ध्यान से उसकी जांच की। थोड़ी देर बाद बूही के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। ये है उच्च श्रेणी की स्थानिक कलाकृति।
बूही की आत्मा शक्ति ने धूसर धुंध को घेर लिया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसके बाद परमानंद। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वहु गार्जियन के पास ऐसा खजाना होगा। स्थानिक कलाकृतियां स्थानिक छल्लों की तरह स्थानिक पत्थरों से संबंधित थीं। स्थानिक छल्लों को स्थानिक पत्थरों से बनाया गया था और उच्च श्रेणी की स्थानिक पत्थर के मध्य भाग के भीतर कोई उच्च श्रेणी की स्थानिक कलाकृति पा सकता है। उच्च श्रेणी की स्थानिक छल्लों को तैयार करने के लिए आवश्यक उच्च श्रेणी की स्थानिक पत्थर अत्यंत दुर्लभ थे। उच्च श्रेणी की स्थानिक पत्थर के भीतर स्थानिक कलाकृति मिलने की संभावना भी दयनीय रूप से कम थी। इसके अलावा स्थानिक कलाकृतियों को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था, ऊपरी, मध्य और निचला। उसके सामने का धूसर कोहरा पहले से ही एक उच्च श्रेणी की स्थानिक कलाकृति के स्तर पर पहुंच चुका था। ऐसी स्थानिक कलाकृति को अमूल्य माना जा सकता है। बूही ने वहु गार्जियन को कुछ आश्चर्य से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा होगा। इन शब्दों पर वहु गार्जियन के चेहरे पर एक पराजित भाव प्रकट हुआ। शुभकामनाएं। जब ये तुम्हारे हाथों में आया तो ये सौभाग्य नहीं था। उच्च श्रेणी की स्थानिक कलाकृति और उसके अंदर के विभिन्न खजानों के बारे में सोचते हुए वहु गार्जियन को लगा कि वह मरना चाहता है। बूहे, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब जब मैंने तुम्हें एक उच्च श्रेणी की स्थानिक कलाकृति भी दे दी है तो क्या तुम मुझे जाने देने पर विचार कर सकते हो? एक पल के लिए झिझकने के बाद वहु गार्जियन ने गूही को विनती के भाव से देखा। जल्दबाजी में नहीं, जल्दी में नहीं। हालांकि गूही ने कुछ वाक्य कहे, लेकिन उसकी चेतना पहले ही उच्च श्रेणी की स्थानिक आर्टिफैक्ट में प्रवेश कर चुकी थी। स्थानिक आर्टिफैक्ट द्वारा खोला गया स्थान स्थानिक वलय की तुलना में बहुत बड़ा था, कम से कम 10 गुना बड़ा। चूंकि वहु गार्जियन ने स्थानिक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते समय बंधन संबंध को पहले ही हटा दिया था, इसलिए गूही आसानी से स्थानिक आर्टिफैक्ट में प्रवेश कर गया। जैसे ही गूही की चेतना में प्रवेश हुआ, उसकी दृष्टि के क्षेत्र में तुरंत एक विशाल स्थान दिखाई दिया। इतना बड़ा विशाल स्थान को देखकर, जो 10 खेल के मैदानों के आकार से कम 10 गुना बड़ा था, गूही की आंखों में विस्मय का भाव प्रकट हुआ। अध्याय 176 उच्च श्रेणी की स्थानिक आर्टिफैक्ट के लायक। वास्तव में यह एक उच्च श्रेणी का स्थानिक आर्टिफैक्ट है। बाद में एक कोने में गूही को वहु गार्जियन का आजीवन संग्रह मिला। तस तस तस, यहाँ वाकई बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। चीजों के इस ढेर को देखकर गूही की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वहु गार्जियन पिछले कई सालों से लूटपाट में काफी सक्रिय रहा है। उसने बहुत सारे खजाने छिपाए हैं, लेकिन अब ये सब मेरे हैं। ये सोचते हुए गूही के चेहरे पर एक अतुलनीय चमकीला भाव प्रकट हुआ। चारों ओर देखने के बाद गूही की नजर 2 स्क्रॉल पर रुक गई। एक विचार के साथ ये 2 काले स्क्रॉल तुरंत स्थानिक कलाकृति से निकलकर गूही के हाथों में दिखाई दिए। जब से गूही की चेतना स्थानिक कलाकृति में प्रवेश कर गई थी, वहु गार्जियन की नजर उस पर टिकी हुई थी। उसने सोचा था कि वह भागने के लिए गूही की खोज का लाभ उठा सकता है। हालांकि गूही ने इस पर बहुत पहले ही विचार कर लिया था। वहु गार्जियन के चारों ओर कई ज्वाला अवरोधों को मजबूत करने के बाद वह आत्मविश्वास के साथ स्थानिक कलाकृति में प्रवेश कर गया। इस समय गूही के हाथों में 2 स्क्रॉल को देखते हुए वहु गार्जियन का चेहरा बदल गया। उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। ये 2 स्क्रॉल हॉल में गुणों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त की गई गुप्त तकनीकें थी, जो उसने वर्षों से जमा की थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आज वे सभी उसके सामने वाले व्यक्ति द्वारा ले लिए जाएंगे। वहु गार्जियन को बहुत अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह दूसरों की दया पर था। जीवित रहना अभी भी एक समस्या थी। वह किसी और चीज के बारे में कहाँ सोच सकता था। अपने हाथों में 2 स्क्रॉल पकड़े हुए गूही ने वहु गार्जियन को हल्के से देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी देखकर उसने खुशी से एक स्क्रॉल खोला। जैसे ही स्क्रॉल खोला गया, उसमें से एक आत्मा का उतार चढ़ाव फूट पड़ा, जो गूही के दिमाग में प्रवेश कर गया। गूही का दिमाग सख्त हो गया। आत्मा के इस उतार चढ़ाव को घेरने के लिए आत्मा बल का उपयोग किया। ये पता चलने पर कि यह आत्मा का उतार चढ़ाव केवल स्क्रॉल से संबंधित जानकारी दर्ज करता है, वह धीरे धीरे शांत हो गया और इस जानकारी को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद गूही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब तक उसने स्क्रॉल के अंदर की सारी जानकारी पढ़ ली थी। गूही ने अपने हाथ में स्क्रॉल को देखा, एक सुखद आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। इस स्क्रॉल ने एक आत्मा गुप्त तकनीक दर्ज की। वास्तव में सोल हॉल के सदस्यों के पास आत्मा गुप्त तकनीकें होंगी और हॉल में किसी भी संरक्षक स्तर के व्यक्ति के लिए ऐसी तकनीक विकसित करना आश्चर्यजनक नहीं था। उसने जो स्क्रॉल खोला था उसमें आत्मा गुप्त तकनीक का दस्तावेज था, जिसे वहु संरक्षक ने पहले इस्तेमाल किया था, आत्मा बंधन तकनीक। व्यवहारिक रूप से सोल हॉल में हर संरक्षक इस तकनीक का अभ्यास करता था। इसके बाद गूही ने दूसरा स्क्रॉल खोला। एक बार फिर उसके मन में आत्मा का उतार चढ़ाव आया। गूही को खुशी हुई, यह एक और आत्मा गुप्त तकनीक थी। आत्मा हॉल के लिए वास्तव में योग्य आत्मा गुप्त तकनीकों में विशेषज्ञता। गूही बहुत खुश हुआ और जल्दी से इस जानकारी को आत्मसात कर लिया। थोड़ी देर बाद गूही ने अपने दिमाग में सारी जानकारी पढ़ ली थी। आत्मा भक्षण तकनीक, अस्थायी रूप से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आत्मा को भस्म करना। गूही को अचानक वह दृश्य याद आ गया जहां वहु गार्जियन ने पहले आत्माओं को भस्म किया था। ऐसा लग रहा था कि उसने जो तकनीक दिखाई थी वह आत्मा भक्षण तकनीक थी। हालांकि यह तकनीक कुछ हद तक क्रूर थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में किसी के जीवन को बचाने के लिए इसका उपयोग करना ईमानदारी नहीं माना जाता था। जब जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो क्रूरता की परवाह कौन करता है या नहीं। अपने हाथों में 2 स्क्रॉल की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए गूही ने उन्हें खुशी से सिस्टम स्पेस में संग्रहित किया। अप्रत्याशित रूप से इस बार ऐसी फसल होगी। गूही ने वहु संरक्षक की ओर देखा और अपना हाथ हिलाकर ज्वाला अवरोधों को दूर कर दिया। अध्याय 176 आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता शुरू होती है। इस बार तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ दूंगा। आग की बाधाओं को दूर करने के बाद गूही ने वहु संरक्षक की ओर मुस्कुराया। ये सुनकर शुरू में निराश वहु संरक्षक अचानक बहुत खुश हो गया। मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद सर।
मैं वादा करता हूँ कि मेरे जाने के बाद मैं आपकी कोई भी जानकारी नहीं बताऊंगा। साफ तौर पर वहु संरक्षक ने कुछ गलत समझा था और गुहे के सामने आश्वासन देता रहा। चले जाओ, किसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? इस पर गुहे के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वहु संरक्षक पिटाई से मूर्ख बन गया हो? परिस्थितियों को देखते हुए उसकी जान बख्शना पहले से ही उदारता थी, फिर भी उसके मन में अभी भी जाने के विचार थे। ऐसा लगता है कि उसमें बुद्धि की कमी थी। क्या तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते? क्या तुम अब भी मुझे कैद करना चाहते हो? ये सुनकर वहु गार्जियन के हाव भाव बदल गए और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? एक ठंडी हंसी के साथ गुहे ने वहु गार्जियन के गुस्से भरे जवाब का इंतजार नहीं किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक सक्शन बल बाहर निकला, जिसने वहु गार्जियन को वापस जेड बोतल में खींच लिया। फिर अदृश्य लपटें अंदर घुस गईं, सीलबंद बोतल के भीतर उच्च तापमान बनाए रखते हुए वहु गार्जियन की आत्मा को गंभीर चोट की स्थिति में रखा। वहु गार्जियन को फिर से सील करने के बाद गुहे ने राहत की सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। वह जानता था कि वहु गार्जियन ने जो बताया वह दुर्जय सोल हॉल के हिमशल का सिरा मात्र था। ये छोटा सा टुकड़ा भी उसे बेहद सावधान करने के लिए काफी था। कम से कम अपने वर्तमान स्तर पर वह सोल हॉल से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। काश मेरे पास कोई शक्तिशाली समर्थन होता। अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए गुहे ने एक असहाय भाव प्रकट किया। उसने इतना शांत व्यवहार क्यों किया? अपनी असली ताकत को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। इसका कारण केवल यह था कि उसे सोल हॉल का ध्यान आकर्षित करने का डर था। लेकिन अब उसके पास अपनी ताकत के अलावा कोई शक्तिशाली समर्थन नहीं था। एक बार जब उसने अपनी ताकत को पूरी तरह से उजागर कर दिया और सोल हॉल के शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। काश उसके पास अभी एक मजबूत समर्थन होता। हालांकि ऐसी चीजों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता था और डूबी हुई महाद्वीप पर बहुत कम शक्तिशाली समर्थक थे जो सोल हॉल को सावधान कर सकते थे। ये सोचते हुए गुहे ने असहाय होकर आह भरी। शक्तिशाली समर्थन के बिना वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। पर्याप्त शक्ति होने से पहले गुहे सोल हॉल का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके बाद गुहे ने पहले प्राप्त की गई 2 आत्मा तकनीकों को निकाला और उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। यूनलान संप्रदाय के लिए बहुप्रतीक्षित आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता आखिरकार आ गई। आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता पूरे यूनलान संप्रदाय के लिए वर्ष की सबसे जीवंत घटना थी। प्रतियोगिता के दौरान शायद ही कभी देखे जाने वाले कुलीन आंतरिक शिष्य और आमतौर पर कम प्रोफाइल रखने वाले बुजुर्ग सभी दिखाई देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता कुलीन आंतरिक शिष्यों के लिए मंच थी। केवल वे शिष्य जो डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र से ऊपर थे और 18 वर्ष से कम उम्र के थे, वे भाग लेने के पात्र थे। डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र से नीचे के साधारण शिष्य किनारे पर दर्शक की भूमिका निभाते थे। यद्यपि केवल कुलीन आंतरिक शिष्यों ने ही भाग लिया, फिर भी उनकी संख्या कम नहीं थी। आंकड़ों के अनुसार पूरे यूनलान संप्रदाय में कुल 1016 कुलीन आंतरिक शिष्य थे, जो सभी डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र से ऊपर थे। आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता में एक उन्मूलन प्रणाली का पालन किया गया, जहां 2 शिष्य मंच पर प्रतिस्पर्धा करेंगे और विजेता आगे बढ़ेगा जबकि हारने वाला बाहर हो जाएगा। कुलीन आंतरिक शिष्यों में 1 सितारा डू प्रैक्टिशनर से लेकर 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक शामिल थे, जिनमें कम शिष्यों के पास उच्च साधना स्तर थे। 1 सितारा डू प्रैक्टिशनर स्तर पर आधे से अधिक लोग थे, कुल मिलाकर 549 लोग। 2 सितारा और 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर के लिए वे लगभग 2/3 थे, यानी 321 लोग। 4 सितारा डू अभ्यासियों की संख्या लगभग 10वां हिस्सा थी, जिसमें 114 लोग थे। 4 सितारा डू अभ्यासियों से ऊपर के लोगों की संख्या सबसे कम थी, केवल कुछ दर्जन। उच्च स्तरीय शिष्यों के समय से पहले मिलने से बचने के लिए, जिससे मजबूत शिष्यों को जल्दी बाहर कर दिया जाए और रैंकिंग अनुचित हो जाए, प्रतियोगिता ड्रॉ के लिए नियम थे। ड्रॉ के प्रत्येक दौर में उच्च स्तरीय शिष्य पहले ड्रॉ करेंगे और निकाले जाने वाले लक्ष्य सबसे कम साधना स्तर वाले लोगों को प्राथमिकता देंगे। दूसरे शब्दों में, यदि 1 सितारा डू अभ्यासी शिष्य मौजूद था, तो ड्रॉ 1 सितारा डू अभ्यासी शिष्यों से शुरू होगा। निकाले जाने वाले लक्ष्यों को 1 सितारा डू अभ्यासी शिष्यों से शुरू करना चाहिए और केवल तभी जब सभी 1 सितारा डू अभ्यासी शिष्यों को निकाला जा सकता है, 2 सितारा डू अभ्यासी शिष्यों को निकाला जा सकता है, और इसी तरह। कुलीन आंतरिक शिष्यों की कुल संख्या 1016 थी और प्रतियोगिता के प्रत्येक दौर में उनमें से आधे को बाहर कर दिया गया। इस प्रकार प्रथम स्थान निर्धारित करने के लिए 10 राउंड के मैचों की आवश्यकता थी। यदि प्रक्रिया के दौरान प्रतियोगिता जारी रखने वाले शिष्यों की संख्या विषम हो जाती है, तो उन्हें बाय मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा और बाय पाने वाला शिष्य सीधे अगले दौर में आगे बढ़ जाएगा। ... इस दिन यूनलान संप्रदाय का आंतरिक चौक लोगों से भरा हुआ था, हलचल और शोरगुल था। कई हजार आंतरिक शिष्य चौक पर एकत्र हुए। आंतरिक चौक के बीच में चरणों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो गई थी, जिसमें 7 नए चरण जोड़े गए थे, जो एक दूसरे के विपरीत 2 पंक्तियों में व्यवस्थित थे। पूर्व की ओर प्रत्येक चरण में 11 सीटों वाला एक ग्रैंड स्टैंड था। प्रत्येक चरण में 1 बाहरी बुजुर्ग और 10 बाहरी शिष्य निरीक्षण कर रहे थे। आंतरिक संप्रदाय में 10 शिखरों में विभाजित 5 या 6 हजार शिष्यों के साथ प्रत्येक शिखर पर एक आंतरिक बुजुर्ग शिखर गुरु के रूप में, 2 बाहरी बुजुर्ग उप शिखर गुरु के रूप में और कई शिष्य शिखर के शिष्यों के प्रबंधन और शिक्षण के लिए जिम्मेदार थे। प्रत्येक चरण में 1 बाहरी बुजुर्ग अध्यक्षता कर रहा था और प्रत्येक शिखर से एक शिष्य निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कर रहा था। आंतरिक वर्ग के सामने एक बड़ा ग्रैंड स्टैंड स्थापित किया गया था, जिसके शीर्ष पर एक मंच था जहां 10 शिखर गुरु और कुछ बाहरी बुजुर्ग बैठे थे। इस मंच से वे किसी भी मंच पर स्थिति का निरीक्षण कर सकते थे। आपको क्या लगता है कि इस आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता में पहला स्थान कौन लेगा? बेशक ये वरिष्ठ बहन नालन होगी। मैंने सुना है कि उसका साधना स्तर पहले ही 6 सितारा डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र तक पहुंच चुका है।
वह संप्रदाय गुरु की प्रत्यक्ष शिष्या भी है, इसलिए वह निश्चित रूप से आंतरिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाली है। बड़े भाई का पोता वरिष्ठ भाई यून लुओ भी बहुत शक्तिशाली है। उसने पिछले साल 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में प्रवेश किया था। वरिष्ठ बहन नालन के अलावा मुझे लगता है कि इस बार वरिष्ठ भाई यून लुओ का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वरिष्ठ भाई लिन हाओ भी बहुत शक्तिशाली है। वह दूसरे बड़े का प्रत्यक्ष शिष्य है। वह पिछले साल आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 20 में प्रवेश कर गया था। एक और साल के बाद उसकी ताकत वरिष्ठ भाई यून लुओ से आगे निकल गई होगी। मेरी राय में इस बार शीर्ष 3 में वरिष्ठ बहन नालन, वरिष्ठ भाई यून और वरिष्ठ भाई लिन होने चाहिए। यह अनुमान शायद विवाद से परे है। नोट: वैसे आप निराश हो सकते हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अध्याय 177 भव्य प्रतियोगिता के परिणाम। क्या आपने सुना? इस बार संप्रदाय के नेता आंतरिक द्वार भव्य प्रतियोगिता की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसके बजाय इसकी देखरेख एल्डर गुहे करेंगे, किसी ने कहा। एल्डर गुहे, ये नाम सुनते ही पास में मौजूद यूनलान संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पर तुरंत श्रद्धा के भाव दिखाई दिए। यूनलान संप्रदाय में दान राजा गुहे की स्थिति लगभग संप्रदाय के नेता यूनियन के बराबर थी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि एल्डर गुहे इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता करेंगे तो कुछ आंतरिक द्वार शिष्यों को न केवल निराशा हुई बल्कि वे प्रेरित भी हुए। यूनलान संप्रदाय के शिष्यों को पता था कि संप्रदाय के नेता का अब नए शिष्यों को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है। भले ही वे आंतरिक द्वार प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हों, लेकिन वे संप्रदाय के नेता के शिष्य नहीं बन सकते। लेकिन एल्डर गुहे अलग थे। इस अवधि के दौरान जब भी गुहे बाहर जाते वे एक शिष्य को वापस लाते। इससे उन्हें अच्छे गुरु होने की प्रतिष्ठा मिली, जो धीरे धीरे पूरे यूनलान संप्रदाय में फैल गई। इससे यूनलान संप्रदाय के कई गर्वित शिष्यों को भी यह विश्वास हुआ कि वे भी उनके शिष्य बन सकते हैं। इसके अलावा एल्डर गुहे 6ठी कक्षा के कीमियागर थे। अगर कोई एल्डर गुहे की नजर में आ जाता तो ये स्वर्ग में चढ़ने जैसा होता। मैंने ये भी सुना है कि एल्डर गुहे न केवल इस आंतरिक द्वार भव्य प्रतियोगिता की अध्यक्षता करते हैं, बल्कि अपने शिष्यों को भी भाग लेने की अनुमति देते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि सीनियर लियू लिंग और जूनियर सिस्टर जियाओ यीजियान वे भी इस आंतरिक द्वार भव्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? क्या वे कीमियागर नहीं हैं? वे आंतरिक द्वार प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में क्यों सोचेंगे? मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन जब बात कीमिया की आती है तो मैं निश्चित रूप से सीनियर लियू लिंग का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मार्शल आर्ट में सीनियर लियू लिंग मुझे हरा नहीं सकता। रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही चौक पर इन 2 शिष्यों ने कई क्षेत्रों में चर्चाओं से गुलजार हो गए थे। इन चर्चाओं का विषय कोई और नहीं बल्कि इन 2 शिष्यों के बीच प्रसिद्ध हस्तियां थीं। इस भव्य प्रतियोगिता के मेजबान के रूप में एल्डर गुहे के शिष्य भी कुछ शिष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गए। हालांकि ये स्पष्ट था कि उनमें से कोई भी उन्हें उन प्रसिद्ध हस्तियों के समान स्तर पर नहीं मानता था, अकेले नालन यानरान के बराबर, जिन्हें यूनलान संप्रदाय में नंबर 1 प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता था। लियू लिंग, जूनियर सिस्टर जियाओ यीजियान और नालन यानरान के बीच परिणाम के बारे में अटकलों में अधिकांश आंतरिक द्वार शिष्य नालन यानरान और अन्य लोगों की ओर झुके हुए थे। देखो, सीनियर यून, सीनियर लिन, सीनियर झांग, ये कुलीन आंतरिक द्वार शिष्य पहले ही आ चुके हैं। अचानक चौक पर आंतरिक द्वार शिष्यों के बीच हलचल मच गई। निश्चित रूप से रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुलीन आंतरिक द्वार शिष्य पहले ही चौक की ओर चल पड़े थे। उनके साथ यूनलान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर यून लिंग के नेतृत्व में कई एल्डर और प्रबंधक थे। मंच और अखाड़े के बीच की खुली जगह में कोई भी साधारण शिष्य नहीं था। कुलीन आंतरिक द्वार शिष्य सीधे इस खाली क्षेत्र में चले गए। प्रत्येक कुलीन आंतरिक द्वार शिष्य के पास एक संख्या जुड़ी हुई थी, जो उनके साधना स्तर के आधार पर 1 से 1016 तक थी। कुलीन शिष्यों के साथ आए बुजुर्ग और प्रबंधक चौक में प्रवेश कर गए और 8 अखाड़ों के पूर्वी हिस्से में स्टैंड पर चले गए। ग्रैंड एल्डर यून लिंग 2 अन्य बुजुर्गों के साथ कुलीन शिष्यों के सामने पहुंचे। इस क्षेत्र में प्रत्येक टेबल पर एक लंबे बॉक्स के साथ लंबी मेजें थी। क्या एल्डर गुहे अभी तक नहीं आए हैं? यूनलिंग ने अपनी निगाह घुमाई और कुछ संदेह के साथ अपने बगल में बैठे दूसरे बुजुर्ग से पूछा। दूसरे बुजुर्ग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये देखकर यूनलिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका चेहरा कुछ अप्रिय हो गया। अपने दिल में वह लंबे समय से यूनियन के इस फैसले से असंतुष्ट था कि एल्डर गुहे को आंतरिक द्वार की भव्य प्रतियोगिता की देखरेख करने दी जाए। कारण के अनुसार भले ही संप्रदाय का नेता प्रतियोगिता की अध्यक्षता न कर सके, लेकिन ग्रैंड एल्डर के रूप में उसे ही यह करना चाहिए था। एल्डर गुहे की बारी कब आई? बेशक भले ही यूनलिंग असंतुष्ट था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एल्डर गुहे 6ठी कक्षा के कीमियागर थे और यूनलिंग इतनी छोटी सी बात पर उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। एल्डर गुहे आ गए हैं। तभी भीड़ में हलचल मच गई। जब ग्रैंड एल्डर यूनलिंग ने देखा तो उसने गुहे को देखा, जो सफेद कपड़े पहने हुए था, तैर रहा था। उसके पीछे 3 आकृतियां थीं, जूनियर सिस्टर जियाओ यीजियान, नालान यानरान और लियू लिंग। ग्रैंड एल्डर, ये गुहे थोड़ा देर से आया है, कृपया मुझे माफ करें। गुहे ने एक कदम आगे बढ़ाया, यूनलिंग के पास आया और एक सौम्य रवैये के साथ माफी मांगी। भले ही यूनलिंग अपने दिल में असंतुष्ट था, लेकिन उसने गुहे के सामने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसके बूढ़े चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई दी। एल्डर गुहे, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंड प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है, देर होने जैसी कोई बात नहीं है। गुहे ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चूंकि सभी यहाँ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैंड एल्डर को प्रक्रिया से परिचित होना चाहिए। मैं ग्रैंड एल्डर को नियमों की घोषणा करने के लिए परेशान करूंगा। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर यूनलिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। नालन यानरान और अन्य लोगों को उनके नंबर मिलने के बाद ग्रैंड एल्डर एक बॉक्स के किनारे आए और जोर से चिल्लाकर चौक की ओर कहा, इस इनडोर ग्रैंड प्रतियोगिता के नियम पिछले वर्षों की तरह ही हैं और मुझे विश्वास है कि हर कोई उन्हें पहले से ही जानता है।
ये कहने के बाद ग्रैंड एल्डर ने अपने सामने बॉक्स की ओर इशारा किया। इस बॉक्स में भाग लेने वाले सभी शिष्यों के नंबर हैं। अब नंबर 1 से शुरू करते हुए हम प्रतियोगिता के लिए इस बॉक्स से आपके प्रतिद्वंद्वी का नंबर निकालेंगे। विजेता आगे बढ़ता है, हारने वाला बाहर हो जाता है। मैं घोषणा करता हूँ कि इनडोर ग्रैंड प्रतियोगिता अब शुरू हो गई है। जैसे ही ग्रैंड एल्डर यूनलिंग की आवाज गिरी, शिष्य नंबर 1 बाहर चला गया। गूहे ने भीड़ से बाहर निकले शिष्य नंबर 1 को देखा। वह सफेद कपड़े पहने एक युवक था, लगभग 16 या 17 साल का। गूहे ने इस युवक को पहले भी देखा था। वह ग्रैंड एल्डर का पोता लग रहा था, जिसका नाम युनलुओ था और उसे यूनलान संप्रदाय में एक होनहार प्रतिभा माना जाता था। दुर्भाग्य से वह गूहे द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस समय युनलुओ बॉक्स के सामने गया और एक टोकन निकालने के लिए अंदर पहुंचा। उसे ग्रैंड एल्डर यूनलिंग को सौंप दिया। ग्रैंड एल्डर ने टोकन लिया और जोर से घोषणा की, पहला राउंड, पहला मैच, युनलुओ नंबर 1 हुआंग ताओ नंबर 799 के खिलाफ पहले एरेना में। कुलीन शिष्यों में से एक 17 वर्षीय युवक अचानक चौंक गया। उसका नंबर 799 था और वह युनलुओ नंबर 1 का सामना करने वाला था। निस्संदेह हुआंग ताओ की किस्मत बहुत खराब थी। युनलुओ नंबर 1 के खिलाफ ड्रॉ होने का मतलब था कि वह एक चाल में हार जाएगा। पहले राउंड में वह बाहर हो जाएगा और केवल 508 से आगे की रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। युनलुओ और हुआंग ताओ पहले एरेना में आगे बढ़े। इसके तुरंत बाद दूसरा शिष्य नंबर 2 बाहर आया, बॉक्स से एक नंबर निकाला और उसे ग्रैंड एल्डर को सौंप दिया। ग्रैंड एल्डर ने घोषणा की, पहला राउंड, दूसरा मैच, झांगलोंग नंबर 2 ली युआन नंबर 833 के खिलाफ दूसरे एरेना पर। पहला राउंड, तीसरा मैच, लिनहाओ नंबर 3 झाओपो नंबर 468 के खिलाफ तीसरे एरेना पर। पहला राउंड, चौथा मैच, लिनवेंग नंबर 4 जीडोंग नंबर 1003 के खिलाफ चौथे एरेना पर। पहला राउंड, पांचवा मैच, ली यीचान नंबर 5 डेंगयोनशेंग नंबर 941 के खिलाफ पांचवें एरेना पर। पहला राउंड, छठा मैच, लियांगजोंग नंबर 6 लू जियाक्सियान नंबर 988 के खिलाफ छठी एरेना पर। पहला राउंड, सातवां मैच, माताओ नंबर 7 चेन वेंटो नंबर 563 के विरुद्ध सातवें एरेना पर। पहला राउंड, आठवां मैच, कुशी नंबर 8 गावी नंबर 497 के विरुद्ध आठवें एरेना पर। नंबर 1, 2, 3 से लेकर 8 तक एक के बाद एक कुलीन इन 2 शिष्यों ने अपने विरोधियों को निर्धारित करने के लिए बॉक्स से एक नंबर निकाला। निकाले गए सभी शिष्यों के पास एक सितारा लड़ाकू साधना थी। इस स्तर पर कुल 549 शिष्य थे। पहले दौर के बाद केवल 82 बचे, वे सभी साधना के 7वें स्तर पर थे। ये 82 एक ही साधना स्तर के भीतर लड़ाई में शामिल होंगे, जिसमें 41 को जीतने और अगले दौर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सुपर फाइट करने में सक्षम प्रतिभाशाली लोगों की संख्या कम थी। अधिकांश शिष्य जीत या हार का निर्धारण करने के लिए केवल एक ही साधना स्तर के भीतर प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। पहले निकाले गए लोगों को या तो 3 सितारों से कम के साधना स्तर वाले विरोधियों का सामना करना पड़ता था या 3 या 2 सितारा साधना स्तर वाले लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। उनके अगले दौर में आगे बढ़ने की संभावना लगभग शून्य थी। इसलिए जिन शिष्यों को एक सितारा 2 प्रैक्टिशनर के रूप में चुना गया था, वे निराश हुए बिना नहीं रह सके, जबकि जिन लोगों को अभी तक नहीं चुना गया था, वे मन ही मन खुश थे, लेकिन साथ ही चिंतित भी थे। उन्हें डर था कि अगला ड्रॉ उनका हो सकता है। प्रतियोगिता तेजी से आगे बढ़ी। बिना किसी अपवाद के पहले चुने गए एक सितारा 2 प्रैक्टिशनर शिष्यों ने या तो अखाड़े में कदम रखते ही हार मान ली या 3 सितारा 2 प्रैक्टिशनर साधना या उससे अधिक वाले शिष्यों से तुरंत हार गए। जब 3 सितारा 2 प्रैक्टिशनर शिष्यों के ड्रॉ की बात आई तो पहले से चुने गए एक सितारा 2 प्रैक्टिशनर शिष्यों को भी तेजी से हार का सामना करना पड़ा। 2 सितारा 2 प्रैक्टिशनर शिष्यों के लिए ड्रॉ होने तक ऐसा नहीं था। हालांकि एक सितारा 2 प्रैक्टिशनर शिष्यों को अभी भी हार का सामना करना पड़ा। वे कम से कम 2 सितारा 2 प्रैक्टिशनर शिष्यों के खिलाफ कुछ प्रतिरोध कर सकते थे और लड़ाई लंबी होने लगी, जिससे प्रतियोगिता धीमी हो गई। पहला राउंड, मैच 466 लिंगलिंग नंबर 466 गुजियांग नंबर 689 के खिलाफ दूसरे एरेना पर। 1 घंटे से अधिक समय के बाद मैच 466 आखिरकार शुरू हुआ। लियू लिंग और अन्य को अपेक्षाकृत कम नंबर मिले थे क्योंकि ग्रैंड एल्डर को शेष नंबर उन्हें वितरित करने थे। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार लियू लिंग की बारी आई। वह बॉक्स के पास गया, 955 नंबर वाला एक टोकन निकाला और उसे ग्रैंड एल्डर को सौंप दिया। ग्रैंड एल्डर ने जोर से घोषणा की, पहला राउंड, मैच 467 लियू लिंग नंबर 467 तीसरे एरेना में क्वेजियांग नंबर 955 के खिलाफ। ये सुनकर लियू लिंग सीधे तीसरे एरेना में चला गया। उसका प्रतिद्वंद्वी क्वेजियांग पहले से ही मंच पर था। तीसरे एरेना के आसपास कई शिष्य देखने के लिए आकर्षित हुए। एल्डर गुहे के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में लियू लिंग ने इन आंतरिक द्वार शिष्यों की रुचि भी जगाई। वे देखना चाहते थे कि इस कीमिया प्रतिभा को इतना खास क्या बनाता है। कदम दर कदम लियू लिंग एरेना में चढ़ता गया। विपरीत दिशा में क्वेजियांग थोड़ा घबराया हुआ और उत्साहित महसूस कर रहा था। घबराया हुआ इसलिए क्योंकि लियू लिंग प्रसिद्ध था और कीमिया राजा गुहे का शिष्य था, जिससे उसे कुछ आशंका हो रही थी। उत्साहित क्योंकि अगर वह लियू लिंग के खिलाफ जीत सकता है तो उसकी प्रतिष्ठा निस्संदेह बढ़ जाएगी और कीमिया राजा गुहे की नजर में आना एक जबरदस्त अवसर होगा। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए क्वेजियांग और भी उत्साहित हो गया। उसने अपनी तलवार से सिर झुकाया और कहा, मैं क्वेजियांग हूँ। वरिष्ठ भाई लियू लिंग, कृपया सलाह दें। ये सुनकर लियू लिंग ने अपना हाथ उठाया और कहा, कृपया। क्वेजियांग ने विनम्र होने का नाटक किया और कहा, वरिष्ठ भाई लियू लिंग, कृपया पहला कदम उठाएं। लियू लिंग ने हल्के से मुस्कुराया और अभिमानी होने का नाटक करते हुए कहा, जूनियर भाई को पहले कदम उठाना चाहिए, अन्यथा एक बार जब मैं कदम उठाऊंगा तो आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर क्वेजियांग की आंखें थोड़ी झपक गईं। लियू लिंग द्वारा तिरस्कृत महसूस करते हुए उसके दिल में एक ज्वाला प्रज्वलित हुई। चून की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी, क्वेजियांग ने अब और संकोच नहीं किया।
उसने अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा, अचानक धक्का दिया और उसका पूरा शरीर चीते की तरह आगे की ओर भागा। एक पीले रंग की श्रेष्ठ तकनीक, तेंदुए का कदम। एक चमकती हुई रोशनी के साथ क्वजियान की तलवार तुरंत खींची गई। चमकती हुई तलवार की रोशनी बिजली की तरह सीधे लियूलिंग की छाती की ओर बढ़ी। अच्छा, क्वजियान की चाल चीते के हमले की तरह थी, बिजली की तरह तेज और बहते पानी की तरह चिकनी। ये सामंजस्यपूर्ण था, स्थिरता से गति में बदल रहा था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार पहले ही वार कर चुकी थी। क्वजियान की तलवार तेज थी और पलक झपकते ही ये लियूलिंग की छाती तक पहुंच गई थी। अखाड़े के नीचे मौजूद शिष्य ध्यान से देख रहे थे। ये देख रहे थे कि लियूलिंग स्थिति को कैसे संभालेंगे। उनमें से कई कुलीन शिष्य थे जिन्होंने पहले दौर के मैच पहले ही पूरे कर लिए थे। ये दृश्य देखकर लियूलिंग शांत रहा, एक हल्की मुस्कान के साथ। अपने पैरों के नीचे एक बवंडर के साथ वह तेजी से एक तरफ चला गया। उच्च स्तरीय गहन स्तरीय मार्शल कौशल, विंड ट्रेडिंग। यह एक मार्शल कौशल था जिसे यूनियन ने गूही को उपहार में दिया था, जिसे बाद में गूही ने खुद लियूलिंग को प्रदान किया। विंड ट्रेडिंग से बचते हुए लियूलिंग ने अपने शरीर के भीतर बैंगनी ईगल फ्लेम को सक्रिय किया। एक चील जैसी चीख के साथ लियूलिंग की उंगलियों से एक बैंगनी लौ निकली जो सीधे क्वजियान की ओर बढ़ रही थी। पीले रंग वाले उच्च स्तरीय मार्शल कौशल, फ्लेम पाम। फ्लेम पाम असाधारण रूप से तेज था और क्वजियान के पास चकमा देने का समय नहीं था। वह सीधे फ्लेम पाम से मारा गया और अखाड़े में लुढ़क गया। लियूलिंग ने इस हमले में अपनी ताकत का केवल 30% इस्तेमाल किया, अन्यथा क्यूजियान की ताकत के स्तर के साथ लियूलिंग उसे सिर्फ एक हथेली से हरा सकता था। फ्लेम पाम से मारे जाने के बाद क्यूजियान को गंभीर चोटें आईं और उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ वरिष्ठ भाई लियूलिंग, मैं स्वीकार करता हूँ। लियूलिंग ने शांति से मुस्कुराते हुए और शालीनता से अखाड़े से बाहर निकल गया। एल्डर के मंच पर गूही ने अपने मुंह के कोने पर एक झटके के साथ लियूलिंग के प्रदर्शन को देखा। ये छोटा सा बदमाश दिखावा करने में काफी अच्छा था, है न? लियूलिंग द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल से हराने की खबर तेजी से फैल गई, जिससे उसे काफी प्रसिद्धि मिली। इसके बाद जियोई जियान और नालन यानरान ने मंच पर अपनी बारी ली। कोई सस्पेंस नहीं था। लियूलिंग के उदाहरण का अनुसरण करते हुए नालन यानरान और जियोई जियान दोनों ने एक ही चाल से अपने विरोधियों को तेजी से हरा दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आंतरिक शिष्य उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे आंतरिक द्वार प्रतियोगिता आगे बढ़ी, समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इस समय आंतरिक द्वार प्रतियोगिता तीसरे दौर में पहुंच गई थी। अंत में केवल 8 कुलीन शिष्य बचे, जिनमें वरिष्ठ बहन नालन और अन्य शामिल थे। अंतिम परिणाम स्पष्ट थे। एक बार फिर शीर्ष 3 स्थानों पर लियूलिंग और अन्य 2 का दबदबा रहा। 4 सितारा डू ग्रैंडमास्टर के साधना स्तर के साथ जियोई जियान ने शीर्ष प्रतिभागियों में स्थान प्राप्त किया। 9 सितारा डू मास्टर के साधना स्तर के साथ लियूलिंग ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 6 सितारा डू मास्टर के साधना स्तर के साथ वरिष्ठ बहन नालन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये परिणाम आंतरिक शिष्यों और बड़ों दोनों के लिए स्वीकार करना कठिन था। 2 किमियागरों ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए। वरिष्ठ बहन नालन केवल तीसरे स्थान पर रही। अध्याय 178, 9 सितारा डू पूर्वज का शिखर। समय तेजी से बीतता गया और आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता को 2 महीने बीत चुके थे। आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता के शीर्ष 3 परिणामों की घोषणा के बाद इसने स्वाभाविक रूप से पूरे यूनिलान संप्रदाय को चौंका दिया। जियोई जियान और लियूलिंग सबसे अलग दिखे, जो यूनिलान संप्रदाय के शिष्यों के बीच चर्चा का केंद्र बन गए। उनके शिक्षक के रूप में किमिया राजा गूही ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। बाहर अफवाहें थी कि किमिया राजा गूही न केवल किमिया में कुशल थे, बल्कि अपने शिष्यों को पढ़ाने में भी कुशल थे। इसके बाद कई बुजुर्ग और प्रबंधक गूही से मिलने आए, अपने कनिष्ठ शिष्यों को मार्गदर्शन के लिए उनके पास भेजना चाहते थे। हालांकि गूही ने स्वाभाविक रूप से उन्हें सीधे मना कर दिया। वह यूनियन की तरह नहीं था, जो अपने कार्यों में हमेशा सतर्क रहता था। अगर उसे उकसाया जाता तो वह सीधे किसी को थप्पड़ मार सकता था। जैसे जैसे 2 महीने बीतते गए, आंतरिक संप्रदाय शिष्य प्रतियोगिता का उत्साह आखिरकार कम होता गया। इस समय पीछे के पहाड़ पर नौरंग की घाटी में, नौरंग की घाटी वह नाम था जिसे गूही ने पीछे के पहाड़ पर इस घाटी को दिया था, जिसका नाम नौरंग के पवित्र कमल के नाम पर रखा गया था। घाटी के अंदर घने धुंध जैसे कणों ने पूरे स्थान को भर दिया। एक नजर में ये सब सफेद था और सामने का दृश्य पूरी तरह से अस्पष्ट था। ये तथ्य कि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से बने इतने सारे धुंध जैसे कण नौरंग की घाटी में मौजूद थे, ये दर्शाता है कि यहाँ स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा अत्यधिक समृद्ध हो गई थी, जिससे एक सच्ची खेती की पवित्र भूमि बन गई थी। घाटी के एक तरफ गूहे औषधि उद्यान के बगल में खड़ा था। कई नई ग्रेड 7 आत्मा औषधियों को देख रहा था जो उगाई थी। वह अपने चेहरे पर प्रसन्न भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। अब उसके पास औषधि उद्यान में कुल 10 ग्रेड 7 आत्मा औषधियां थीं। इस तरह से ये बहुत पहले नहीं होगा जब उद्यान में ग्रेड 7 आत्मा औषधियां उसके लिए ग्रेड 7 अमृत को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त होंगी। इन 2 महीनों में गूहे ने हाई बोडोम से 10 ग्रेड 6 स्पिरिट मेडिसिन प्राप्त की थी और संप्रदाय के भीतर 6 और के लिए आवेदन किया था। अब इस औषधि उद्यान में ग्रेड 6 स्पिरिट मेडिसिन के अलावा 20 ग्रेड 6 स्पिरिट मेडिसिन बची थी, जो पहले से ही ग्रेड 7 तक पहुंच चुकी थी। गूहे का मानना था कि घाटी में घनी स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा के साथ ये बहुत जल्द ही होगा जब उद्यान में शेष सभी ग्रेड 6 स्पिरिट मेडिसिन ग्रेड 7 तक पहुंच जाएंगी। उस समय औषधि उद्यान के बारे में उनकी दृष्टि वास्तव में आकार लेगी। औषधि उद्यान का निरीक्षण करने के बाद गूहे के विचार बदल गए और उसने कईयर को दीर्घायु मन का इकट्ठा करने के लिए बुलाया। पिछले 2 महीनों में वह हर दिन दीर्घायु मन का इकट्ठा करना नहीं भूला था। अब उसके भंडारण की अंगूठी में उसके पास लगभग 100 दीर्घायु मन के थे। दीर्घायु मन के किसी के जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, जो अपने जीवन के अंत के करीब कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए एक अमूल्य खजाना था।
भविष्य में गूही दीर्घायु मनकों के इस बैच का उपयोग कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ व्यापार करने के लिए कर सकता था, जिससे उसे बहुत बड़ा लाभ हो सकता था। इसके बाद गूही ने घाटी में स्थिति की जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति जारी की। जैसे जैसे गूही की आत्मा शक्ति का विस्तार हुआ, उसकी दृष्टि का क्षेत्र अब सफेद धुंध जैसे कणों से भरा नहीं था, जैसे कि शून्य में कणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। घाटी के आभासी स्थान में स्कारलेट फ्लेम डेमन ड्रैगन का विशाल शरीर लगातार घूमता रहा, लगातार बड़े घूंटों के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। प्रत्येक घूंट के साथ स्कारलेट फ्लेम डेमन ड्रैगन के शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवेश कर रही थी। 2 महीने पहले की तुलना में स्कारलेट फ्लेम डेमन ड्रैगन के शरीर पर आभा स्पष्ट रूप से मजबूत थी। इसकी मूल ग्रेड 7 इंटरमीडिएट ताकत ग्रेड 7 एडवांस तक पहुंच गई थी, जो एक उच्च स्तरीय मानव डू पूर्वज विशेषज्ञ की ताकत से मुकाबला कर रही थी। फिर गूही की नजर गोल्डन फेदर जायंट ईगल पर गई, जो बर्फीले पूल के ठीक सामने था और उस पर दावत कर रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। 2 महीनों में गोल्डन फेदर जायंट ईगल ने ग्रेड 6 की अड़चन को तोड़ दिया और ग्रेड 7 जादुई जानवर बन गया। अब गूही के तीनों पालतू जानवर ग्रेड 7 के स्तर पर थे। इसके बाद गूही की आत्मा शक्ति ने गहरे ठंडे पूल के केंद्र की जांच की। 9 रंग के पवित्र कमल में यह हमेशा की तरह रंगीन चमक उत्सर्जित करता रहा। अदृश्य सितारा शक्ति उसके शरीर में समा गई, जो शुद्ध और शक्तिशाली स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा में बदल गई। 9 रंग के पवित्र कमल की पत्तियों पर पेयर ने अपने पंख फड़फड़ाए और खुशी से पत्तियों के बीच नृत्य किया। वह एक पल के लिए रुक गई, 9 रंग के पवित्र कमल के ऊपर की जगह को देखते हुए हैरान दिख रही थी। वहां शून्य जानवर का चांदी का सिलहूट अनजाने में गुजर गया। गूही महसूस कर सकता था कि इस छोटे आदमी की ताकत लगातार भयानक होती जा रही थी। ये सब महसूस करते हुए गूही के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। अगर यह छोटा सा साथी अपनी स्थानिक क्षमताओं पर भरोसा करते हुए बढ़ता रहता है, तो यह भविष्य में मेरे लिए एक बड़ी संपत्ति बन जाएगा। इसके बाद गूही उस गुप्त कक्ष में दाखिल हुआ, जहां उसने रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को पाला। गुफा की छत के ऊपर 18 रक्तलाल रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा चुपचाप चिपके हुए थे, जो एक भयंकर और रक्तपिपासु आभा को बाहर निकाल रहे थे, जो उनके चारों ओर घूम रही थी। केवल 2 छोटे महीनों में गूही ने लगातार उन्हें मांस खिलाया और 9 रंग घाटी में स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा का पोषण दिया। इन छोटे जीवों की आभा तेजी से भयानक हो गई थी। जल्द ही ये 18 रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा परिपक्व हो गए। एक बार जब रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा परिपक्व हो गए, तो वे अंडे देना शुरू कर देंगे। उस समय गूही के कब्जे में रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। वह 10,000 से अधिक की सेना इकट्ठा करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। वन माउंटेन घाटी में सब कुछ का निरीक्षण करने के बाद गूही ने क्लियर से संवाद किया और फिर घाटी छोड़ दी, अपने आंगन में लौट आया। मंडप में गूही धीरे से बैठ गया, अपने लिए एक कप गर्म चाय डाली, एक घूंट लिया और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। स्पष्ट रूप से वह अच्छे मूड में था। सिस्टम विशेषता पैनल खोलें। गूही के विचार चले गए, उसके दिमाग में सिस्टम के साथ संवाद हुआ। फिर गूही की आंखों के सामने अचानक प्रकाश का एक पैनल दिखाई दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, होस्ट गूहे, आयु 31, शिष्य लिवलिंग जियोइक्सियन नालन यानरान किंगलिन। कीमिया मास्टर स्तर 7वीं कक्षा की कीमिया मास्टर। साधना 9 सितारा डू पूर्वज शिखर। मार्शल आर्ट्स दिव्य अग्नि तकनीक स्वर्गीय उच्च रैंक। आत्मा साधना तकनीक, आत्मा भक्षण तकनीक सम्राट ग्रेड। आत्मा शक्ति साधना तकनीक, आत्मा गुप्त कला, आत्मा प्रतिबंध, आत्मा समलन। मार्शल कौशल वर्मिलियन बर्ड सील पृथ्वी उच्च रैंक। आरोही कदम पृथ्वी उच्च रैंक। शून्य तलवार तकनीक पृथ्वी उच्च रैंक। छाया पंजा पृथ्वी उच्च रैंक। ज्वाला हथेली रहस्यवादी उच्च रैंक। ब्लेज ईगल पंजा रहस्यवादी उच्च रैंक। पालतू जानवर गोल्डन फेदर जायंट ईगल, स्कारलेट फ्लेम डेमन ड्रैगन। शून्य जानवर रक्तपिपासु जहरीला सिकाडा, ब्लैक स्केल फ्रीजिड सर्प। अलौकिक क्षमताएं मुकुट वाला सिर, शून्य प्रक्षेपण। काया 7 छिद्र उत्तम गोली हृदय। अन्य डू सेंट अनुभव कार्ड, एजोर लॉर्ड स्कोर फ्लेम, ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन, हॉट ऑफ स्पेस, 9 रंग पवित्र कमल, ब्लैक ड्रैगन कवच, दिव्य पवन तलवार। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपने सामने व्यापक विशेषता पैनल को देखते हुए गूही के चेहरे पर संतुष्टि दिखी। ये पिछले 2 महीनों में उसके लाभ थे। 2 महीने पहले की तुलना में उसकी ताकत और छिपे हुए कार्ड निस्संदेह एक जबरदस्त परिवर्तन से गुजरे थे। अब उसकी साधना पहले से ही भयानक 9 सितारा डू पूर्वज शिखर तक पहुंच चुकी थी। वह डूजून क्षेत्र में कदम रखने से बस एक कदम दूर था। अध्याय 179 छोड़ने का दिल। डू वेनेरेट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इन कुछ युवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अपने सामने विशेषता पैनल को देखते हुए गूही ने खेद व्यक्त किया। हालांकि 9 सितारा डूजोंग और डू वेनेरेट क्षेत्र का शिखर केवल 1 कदम की दूरी पर है, ये छोटी दूरी एक विशाल खाई की तरह है, जिसे पार करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्पष्ट रूप से गूही की वर्तमान शक्ति के साथ शक्ति के संचरण और ऊर्जा के संचारण के माध्यम से जियोई जियान जैसे छोटे शिशुओं से प्राप्त साधना इस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2 महीनों में शक्ति संचरण और संचारण के कुल 8 अवसरों ने गूही को केवल 7 सितारा डूजोंग से 9 सितारा डूजोंग के शिखर तक पहुंचने के लिए ऊर्जा जमा करने की अनुमति दी, और 9 सितारा डूजोंग के शिखर से डू वेनेरेट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा को इकट्ठा करने में अज्ञात समय लगेगा। संक्षेप में गूही के पास अब प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है, थोड़ी देर के लिए जाने का भी समय आ गया है। गूही ने अपने मन में मन बना लिया, यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे यूनलैंड संप्रदाय के परिचित स्थान को छोड़ना होगा और शक्ति संचरण और संचारण करने के लिए मजबूत शिष्यों को खोजना होगा, ताकि वह जल्दी से डू वेनेरेट क्षेत्र को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा एकत्र कर सके। हालांकि जाने के बाद वह अपने शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से उतरने का काम भी सौंपेगा। ग्रीनहाउस में उगाए गए फूल कभी भी वास्तव में विकसित नहीं हो सकते। अब समय आ गया है कि वे बाहर जाएं और दुनिया के खतरों का अनुभव करें।
सौभाग्य से 2 महीनों में इन नन्हे मुन्नों की ताकत में जबरदस्त बदलाव आए हैं। भले ही वे प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते हों, लेकिन उनमें खुद को बचाने की कुछ क्षमता है। बूहे ने एक संतुष्ट भाव दिखाया। हालांकि यह केवल 2 महीने का समय था, युवाओं की कड़ी साधना और शक्ति संचरण और संचारण की मदद से इन नन्हे मुन्नों ने अपनी ताकत में बहुत सुधार किया है। सबसे मजबूत स्वाभाविक रूप से जियोई जियान है, जिसके पास भयानक जहर शरीर है। भयानक जहर शरीर की असामान्य उन्नयन गति लगभग शक्ति संचरण और जलसेक के बराबर है। अब जियोई जियान की ताकत 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के शिखर पर पहुंच गई है। बस एक कदम दूर वह डू स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थी। हालांकि बूहे ने उसे पहले ही 10,000 साल के अर्थ कोर बॉडी रिफाइनिंग मिल्क की एक बोतल दे दी थी और उसे इसे सावधानी से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। 10,000 साल के अर्थ कोर बॉडी रिफाइनिंग मिल्क में निहित शुद्ध ऊर्जा के साथ शायद सिर्फ एक छोटी सी बूंद भी जियाओई जियान को डू स्पिरिट तक जल्दी से पहुंचने में सक्षम बनाएगी। बूहे ने उसे सलाह दी कि वह चिंतित न हो, पहले 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर की साधना को स्थिर करे और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करे। इसके बाद लियू लिंग है, जो बूहे का मुख्य शिष्य है। हालांकि उसके पास कोई असाधारण काया नहीं है, लेकिन बूहे के शरीर को परिष्कृत करने वाले स्पिरिट लिक्विड ने उसके शरीर को बदल दिया और उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा दिया। इस युवक ने भी प्रगति की और उसकी साधना अब 6 स्टार डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र तक पहुंच गई है। इस बच्चे के चेहरे पर उस नाखुश भाव के बारे में सोचते हुए जब उसे पता चला कि जियोई जियान डू स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, बूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वर्फुल पॉइजन बॉडी की असामान्य उन्नयन गति के अनुसार उसके जाने के बाद ये बच्चा शायद जल्द ही जियोई जियान द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा। वह अपने जीवन के बाकी समय अपनी छोटी बहन के पैरों के नीचे रह सकता है। साधना के मामले में तीसरा स्वाभाविक रूप से नालन यानरान है। 7 रंग के पवित्र कमल के कारण उसकी साधना की गति पहले से ही कई गुना बढ़ गई थी। ये लड़की स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली, गर्वित और अभिमानी है, बिल्कुल लियू लिंग की तरह, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से हार नहीं मानता। 7 रंग के पवित्र कमल को पाने के बाद उसने दिन रात अथक अभ्यास किया। बूहे की शक्ति संचरण और संचार के साथ उसकी साधना 8 सितारा डू मास्टर क्षेत्र तक पहुंच गई है। बूहे ने उसके लिए बहुत पहले से ही पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल तैयार कर रखी थी और ये लड़की डू ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। डू ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश करने के बाद उसके लिए यूनियन द्वारा तैयार की गई पर्पल क्रिस्टल पिल भी है। इसे लेने के बाद वह सीधे 3 स्तरों पर छलांग लगा सकती है, 3 स्टार डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकती है। शायद यह ज्यादा समय नहीं लगेगा जब नालन यानरान लियू लिंग की साधना को पकड़ सके। उस स्थिति में लियू लिंग को अपनी 2 छोटी बहनों से आगे निकल जाने की अजीब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बूहे भविष्य में जब लियू लिंग को इस बारे में पता चलेगा तो उसके चेहरे पर दुख की अभिव्यक्ति लगभग देखी जा सकती है। अंत में किंगलिन है, जो एक युवा लड़की है। जियोई जियान और अन्य की तुलना में किंगलिन ने बाद में शुरुआत की और उसकी साधना प्रतिभा औसत है। हालांकि बूहे बहुत संतुष्ट है कि युवा लड़की अपने दैनिक अभ्यास में बेहद मेहनती है। 9 रंगों की घाटी में हरे कमल मंच और लगातार गुप्त साधना की सहायता से किंगलिन ने भी बूहे से शक्ति संचरण और संचार को मुश्किल से सहन किया। अब उसकी साधना सफलतापूर्वक 9 सितारा डू मास्टर स्तर तक पहुंच गई है। स्वर्गीय सांप तकनीक का अभ्यास करने के बाद किंगलिन ने अपनी ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर पुतली की क्षमता को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी पुतली के भीतर एक आंतरिक स्थान खुल गया। बूहे ने उसे एक 5 क्रम जादुई जानवर ब्लू स्केल जायंट पायथन दिया और दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के साथ संयुक्त किया, जिसे उसने पहले ही अनुबंधित कर लिया था। उसके आंतरिक पुतली स्थान में अब 2 जादुई जानवर हैं जो उसे हर समय ऊर्जा प्रदान करते हैं। भले ही उसे कुछ समय के लिए बूहे की शक्ति संचरण और संचार प्राप्त न हो, फिर भी उसकी साधना तेजी से बढ़ेगी। बूहे की तुलना में इन 2 महीनों में इन 4 युवाओं की साधना विस्फोटक मानी जा सकती है। हालांकि बूहे की साधना इन 2 महीनों में केवल 2 सितारों से बढ़ी है, लेकिन उसने युद्ध तकनीकों और खजानों के मामले में बहुत कुछ हासिल किया है। उसने लियू लिंग को आत्मा की खोज कला और आत्मा निगलने की कला दी और बदले में उसने आत्मा बंधन कला और आत्मा विलय कला प्राप्त की। आत्मा बंधन कला, जब तक लक्ष्य की आत्मा शक्ति बूहे की तुलना में कमजोर है, तब तक वह लक्ष्य की आत्मा को तुरंत पकड़ने के लिए आत्मा बंधन कला का उपयोग कर सकता है। यहाँ तक कि समान क्षेत्र के लोगों को भी सावधान रहना चाहिए या उनकी आत्माएं बूहे द्वारा कब्जा कर ली जा सकती हैं। आत्मा विलय कला, ये शरीर के भीतर एक आत्मा महल के निर्माण की अनुमति देता है, आत्मा को आत्मा महल में एकीकृत करता है, इस प्रकार लक्ष्य की सभी क्षमताओं और यादों को प्राप्त करता है। हालांकि इस तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। बूहे की वर्तमान चरम नश्वर क्षेत्र आत्मा के साथ वह अधिकतम 3 आत्मा महल ही खोल सकता है। उसने जियोई जियान को 5 जहर पंजा और उन्नत नालिंग दिया और बदले में उसने पृथ्वी ग्रेड उन्नत डू तकनीक भूतिया पंजा और अंतरिक्ष का हृदय प्राप्त किया। 5 जहर पंजा एक उन्नत जुबान ग्रेड डू तकनीक है जो जियोई जियान के लिए उपयुक्त है, जिसे बूहे ने तब पाया जब उसने प्रोटेक्टर वू से उन्नत नालिंग प्राप्त किया। अंतरिक्ष का हृदय, ये शरीर के भीतर बढ़ते आंतरिक स्थान को खोलने की अनुमति देता है। उसने नालन यानरान को शून्य तोड़ने वाली तलवार तकनीक और पवन मंत्र दिया और बदले में उसने पृथ्वी ग्रेड उन्नत डू तकनीक आकाश काटने वाली तलवार तकनीक और एक 8वें क्रम का जादुई कोर हथियार दिव्य पवन तलवार प्राप्त किया। शून्य तोड़ने वाली तलवार तकनीक भी एक उन्नत जुबान ग्रेड डू तकनीक है जिसे बूहे ने प्रोटेक्टर वू से प्राप्त किया था। आकाश काटने वाली तलवार तकनीक जब चरम पर अभ्यास किया जाता है तो ये शून्य को विभाजित कर सकती है, जिसमें अपार शक्ति होती है। दिव्य पवन तलवार एक 8वीं क्रम की वायु विशेषता जादुई कोर हथियार, जिसमें कई 8वीं क्रम की वायु विशेषता जादुई कोर एम्बेडेड हैं, जो वायु विशेषता डुक्यूई की खेती को बहुत बढ़ाता है। उसने किंगलिन को ब्लू स्केल जायंट पाइथन और अर्थ जुबान कवच दिया और बदले में उसने एक 8वां ऑर्डर पालतू ब्लैक स्केल फ्रीजेड पाइथन और एक 8वां ऑर्डर बैटल आर्मर ब्लैक ड्रैगन आर्मर प्राप्त किया। ब्लू स्केल जायंट पाइथन 5 ऑर्डर जादुई जानवर है जिसे बूहे ने पहाड़ के पीछे घाटी में दबा दिया था। अर्थ जुबान कवच एक 5 ऑर्डर रक्षात्मक कवच है जिसे प्रोटेक्टर वू से प्राप्त किया गया था।
इसके अलावा गूहे ने कई अमृत भी दिए और 10 गुना रिटर्न के बाद स्वाभाविक रूप से कई उच्च गुणवत्ता वाले अमृत प्राप्त किए, जैसे ये न्याल मिस्टीरियस ड्रैगन पिल, एक 7 ग्रेड अमृत जो अगर लिया जाता है तो गंभीर रूप से घायल होने या मौत के कगार पर होने पर एक निराशाजनक स्थिति को अवसर में बदलने का मौका देता है। ये परिवर्तन पिछली सीमाओं को तोड़ सकता है, जिससे किसी के शरीर, आत्मा और यहाँ तक कि दुखी हुई को उच्च स्तर पर चढ़ने की अनुमति मिलती है। जीवन वापसी की गोली, एक 7 ग्रेड अमृत जो किसी के जीवन को बचा सकता है जब तक कि सिर सीधे कटा हुआ ना हो या दिल टूटा हुआ ना हो। फुल ग्रीन गोली, एक 8 ग्रेड अमृत, कहा जाता है कि यह एक पिछड़ी हुई डुवेनेरेट को उनके चरम पर वापस लाने में सक्षम है, वास्तविक रूप से 2 से 3 सितारों की ताकत को पुनः प्राप्त करता है। बोधी गोली, एक 8 ग्रेड अमृत जो 8 से 9 रंग के डेन थंडर को आकर्षित कर सकता है, जिससे दुष्यंत बनने की संभावना 20% बढ़ जाती है। संक्षेप में, इन 2 महीनों में हालांकि गुही की साधना में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उनके खजाने और नींव की सरणी में भारी बदलाव आया है। इससे उन्हें यूनलैंड संप्रदाय को छोड़ने और बाहर निकलने का कुछ आत्मविश्वास भी मिलता है। हालांकि जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। गूहे ने विशेषता पैनल को दूर रखा, उनकी आंखें चिंतन से चमक रही थी। यूनलैंड संप्रदाय को छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। अध्याय 180, जियोयान का आत्मविश्वास, नालन या नरान की अधिक आत्मा। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला, बहता हुआ झरना चट्टानों से जोर से टकराया और छोटी घाटी में गड़गड़ाहट की गूंज उठी। झरने के नीचे झील के किनारे खड़े होकर जियोयान ने झरने के तेज बहाव के नीचे डाले गए 10 विशाल लकड़ी के खंभों को देखा। वह खुद को कड़वाहट से भरते हुए अपने बगल में खड़े याओलाओ से बोला, गुरु, आप नहीं चाहते कि मैं वहां नीचे अभ्यास करूं, है ना? सही जवाब, एक हल्की मुस्कान के साथ याओलाओ ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है, ऐसा मत सोचो कि पृथ्वी ग्रेड 2 तकनीकें जुबान ग्रेड 2 तकनीकों की तरह है, जिसे कोई भी सीख सकता है। इस स्तर पर साधना करने के लिए आपको कुछ पूर्वापेक्षाएं पूरी करनी होंगी। जाहिर है, एक 7 स्टार 2 प्रैक्टिशनर के रूप में आपकी वर्तमान ताकत के साथ आप उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। मुझे भारी तलवार दे दो। अपना हाथ बढ़ाते हुए याओलाओ ने जियाओयान की पीठ से अजीब काली भारी तलवार ली। मूल रूप से जियाओयान की पीठ पर भारी वजन वाली याओलाओ के हाथों में भारी तलवार ने उसके हाथ को केवल थोड़ा सा डूबने दिया। विशाल काली तलवार को उठाते हुए याओलाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने असलियत ग्रेड 2 तकनीक देखी है? क्या आप इसे देखना चाहते हैं? इन शब्दों पर जियाओयान की आंखें अचानक चमक उठी और उसने चावल पर चोंच मारते हुए चूजे की तरह उत्सुकता से सिर हिलाया। एक फीकी मुस्कान के साथ याओलाओ काली भारी तलवार को पकड़े हुए धीरे धीरे हवा में उठे। जब उनका शरीर धीरे धीरे झील के केंद्र में पहुंचा तो वे धीरे धीरे रुक गए। झील की सतह से 4 से 5 मीटर की दूरी पर नीचे देखते हुए याओलाओ ने अपना सिर उठाया और अपने सामने विशाल झरने को देखा, जो एक चांदी की ड्रैगन जैसा था। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए याओलाओ ने अपनी आंखें मूंद ली। एक पल के बाद उसने अचानक उन्हें खोल दिया। तुरंत एक भयानक आभा जिसे जियाओयान ने पहले कभी नहीं देखा था, एक जागृत ड्रैगन की तरह याओलाओ के शरीर से बाहर निकल गई। इस आभा से पहले याओलाओ के पैरों के नीचे शांत झील की सतह अचानक उबलने लगी, लगातार सफेद पानी के बुलबुले से बुदबुदाती हुई। उबलते पानी के बुलबुले याओलाओ के पैरों के नीचे से फैल गए, पूरी झील की सतह को ढकने से पहले आखिरकार विस्तार को रोक दिया। झील पर हो रही इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गया। जियोयान चौंक गया। पहले के उदासीन और आलसी रूप की तुलना में वर्तमान याओलाओ पूरी तरह से अलग था। इस समय वह अपने म्यान में छिपे एक ठंडे चाकू की तरह था। उसकी तीखी आभा ने लोगों को सीधे देखने की हिम्मत नहीं होने दी। मुझे डर है कि यह एक सच्चा पावर हाउस है, जियोयान ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद जियोयान की पुतलियां अचानक गर्म हो गईं। उसे विश्वास था कि भविष्य में एक दिन वह भी इस स्तर तक पहुंच सकता है। झील की सतह के ऊपर याओलाओ ने शांति से अपने हाथ में काली तलवार उठाई। तलवार की सतह पर विशेष बटन जिसने पहले जियोयान को हैरान कर दिया था, अब एक ज्वलंत लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। तलवार ने शून्य को काट दिया और आसपास का स्थान कुछ भ्रामक और धुंधला हो गया। अब ज्वलंत लाल भारी तलवार को कसकर पकड़ते हुए याओलाओ ने एक धीमी आवाज में चिल्लाया। उसका शरीर अचानक हिल गया। शून्य पर धीमे कदम के साथ सूर्यास्त के नीचे एक प्रतिबिंब दिखाई दिया, जो आश्चर्यजनक रूप से प्रकट हुआ। शून्य में प्रतिबिंब को घूरते हुए जियाओयान कुछ देर के लिए अवाक रह गया। उसने याओलाओ की गति इतनी भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे जैसे प्रतिबिंब धीरे धीरे गायब होता गया, याओलाओ की आकृति झरने के नीचे दिखाई दी, जो 10 झांग से अधिक चौड़ा था। लटकते हुए विशाल झरने की तुलना में याओलाओ की छोटी आकृति एक स्क्रॉल पर चींटी की तरह थी, जो बेहद अगोचर थी। हालांकि ये वह छोटी सी आकृति थी जिसने झरने की तुलना में अधिक भयानक गति उत्पन्न की। झरने के प्रभाव से लाया गया विशाल वायु दबाव प्रतीत होता है कि नाजुक और कमजोर बुजुर्ग शरीर को थोड़ा भी हिलाने में विफल रहा। अचानक आगे बढ़ते हुए उसका शरीर तुरंत रुक गया। उसके पैर की उंगलियां शून्य से टकराईं और उसका शरीर हवा में 180 डिग्री घूम गया। याओलाओ के हाथ में काली तलवार से तेज रोशनी निकल रही थी। अंत में तीव्र प्रकाश के कारण जियाओयान को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। पृथ्वी ग्रेड 2 तकनीक, ज्वाला विभाजन तरंग तलवार। एक खुली घाटी में एक तेज गर्जना हुई, जिसके बाद एक तेज गर्मी की लहर आई जो लगभग पूरी घाटी में फैल गई। बूम! चौड़ी झील की सतह के ऊपर अनगिनत पानी के खंभे आसमान में उछले, जिससे एक शानदार दृश्य बना। पानी के खंभों के बीच अचानक एक विशाल लाल चमक चमक उठी और जहां भी लाल चमक गुजरी, पानी के खंभों की जगह तुरंत एक व्यापक धुंध ने ले ली। पेन एक चौंके हुए हंस की तरह लाल चमक तेजी से झील के पार चली गई, जिससे पानी की लहरें 10 मीटर तक ऊंची हो गईं। फिर ये तेज बहते झरने पर भारी रूप से टूट पड़ी। बूम बूम बूम! घाटी में लगातार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती रही और चट्टान की दीवारों से कई चट्टानें गिरी। अपने कानों को हाथों से ढकते हुए जियाओयान ने इस हमले से पैदा हुए शानदार नजारे को देखा। थोड़ी देर बाद उसने मुश्किल से एक घूंट लिया और अपनी नजर झरने की ओर घुमाई।
हालांकि इस समय व्याप्त जल वाष्प ने उसकी दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। झील से तेज हवा बह रही थी, जिससे पानी की भाप तेजी से फैल रही थी। धुंध के पीछे विशाल झरना धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। अनावृत झरने को देखते हुए ज़ियाओयान एक पल के लिए अवाक रह गया। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके सिर में हल्का चक्कर आ रहा था। इस समय झरना अपने विशाल जल प्रवाह के साथ जबरन कट गया था। झरने के पीछे विशाल चट्टानों पर एक विशाल खांचा था, जो 10 झांक से अधिक लंबा और 3 से 4 झांक चौड़ा था, जो चमक रहा था। खांचे के किनारे पर पूरी चट्टान की दीवार पर अनगिनत बारीक दरारें फैली हुई थी, जो चढ़ाई वाली लताओं की तरह थी। झरने का पानी 20 सेकंड से अधिक समय तक स्थिर रहने के बाद ये धीरे धीरे नीचे की ओर बहता रहा। चट्टान पर बना विशाल निशान धीरे धीरे छिप गया। यह एक अर्थ ग्रेड 2 तकनीक की शक्ति है। अपनी छाती को अपनी हथेली से रगड़ते हुए ज़ियाओयान थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दिया। यहाँ तक कि क्लाउड सैक भी अर्थ ग्रेड 2 तकनीक का उत्पादन नहीं कर सकता है न। नालन यानरान, मेरा इंतजार करो। 1 साल में मैं इस अर्थ ग्रेड 2 तकनीक का उपयोग करके पूरे क्लाउड सैक के सामने तुम्हें हरा दूंगा। इस बीच क्लाउड सैक के मुख्य शिखर पर झरने के पास चांद सफेद कपड़ों में एक आकृति बैठी थी। झरने के बीच में हवा में लहराता हुआ एक 7 रंग का कमल था और फूल की ताज़ा खुशबू पूरे स्थान को भर रही थी। ये 7 रंग का कमल लगभग 1 झांग लंबा था और पंखुड़ियों पर चमकदार 7 रंग की रोशनी बह रही थी। दूर से देखने पर कमल खुदा हुआ लग रहा था और एक भयानक उतार चढ़ाव पंखुड़ियों के माध्यम से गुजरा, अंत में 7 रंग के कमल के केंद्र में इकट्ठा हुआ। 9 रंग के कमल से 7 रंग के प्रभामंडल के छल्ले निकले, जो दुनिया की जीवन शक्ति से भरे हुए थे। चांदनी जैसे सफेद कपड़ों में वह आकृति उसके बगल में बैठी थी और आसपास की समृद्ध प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। थोड़ी देर बाद इस आकृति की आभा अचानक बदल गई। 9 स्टार डू मास्टर पीक। नालन यानरान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी खूबसूरत आंखें उत्साह से भर गईं। सिर्फ 2 महीनों में 7 रंग वाले संत कमल की मदद और गुहे की साधना के मार्गदर्शन से नालन यानरान की साधना बहुत बढ़ गई थी और वह 8 सितारा डू मास्टर के स्तर तक पहुंच गई थी। इस समय उसने एक बार फिर सफलता हासिल की और 9 सितारा डू मास्टर के शिखर पर पहुंच गई। मैं आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकती। लियू लिंग, ज़ियाओ यिक्सिन और अन्य लोगों की तुलना में मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है। उत्तेजना के एक पल के बाद नालन यानरान शांत हो गई। अपने और लियू लिंग, ज़ियाओ यिक्सिन और अन्य लोगों के बीच के अंतर के बारे में सोचते हुए नालन यानरान के सुंदर चेहरे पर अनिच्छा का एक संकेत दिखाई दिया। वे जो हासिल कर सकते हैं, मैं नालन यानरान निश्चित रूप से हासिल करूंगी। इसके बाद उसने अपनी साधना को स्थिर करने में आधा दिन बिताया। उसकी उंगलियां नालन रिंग पर चली गईं और उसकी हथेली में एक सेट बोतल दिखाई दी। डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने के लिए पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल लेने का समय आ गया है।